नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 1 बज रहे हैं। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। सभी मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, सुमीर चौगांवकर जी। बहुत स्वागत सर आप सभी लोगों का। आप लोग आए, बड़ी खबर लेकर आए, जिसकी बात लगातार चर्चा में थी कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर पर है। लिस्ट जारी कब होगी? आखिरकार लिस्ट जारी हो गई है। चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की नई टीम की यह सूची जारी हुई है। यूपी में बीजेपी ने संगठन की नई टीम का ऐलान कर दिया है। यूपी बीजेपी में 19 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 8 महामंत्री, 19 मंत्री बनाए गए हैं। समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुई पूजा पाल को यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया। नवाब सिंह नागर पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष बनाए गए। राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को भी उत्तर प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष बनाए जाने का फैसला लिया गया। दिनेश प्रताप सिंह यूपी बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता होंगे। नई टीम में विधानसभा चुनाव से पहले जाति समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। तो ये लिस्ट आपके सामने है। 27 वाली टीम रेडी हो गई है। सुरेश राणा उपाध्यक्ष, अवधेश द्विवेदी अवध क्षेत्र के अध्यक्ष बनाए गए हैं। दिनेश प्रताप सिंह यूपी बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता के तौर पर नाम उनका सामने आया। यूपी बीजेपी में मंत्री सजानंद भी बनाए गए। तो नीरज सिंह यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़ गई हैं। 27 वाली टीम रुचि रेडी हो गई है, नाम सामने आ गए हैं। तो जो की पॉइंट्स हैं इस पूरी लिस्ट के, सबसे पहले तो आप वहीं पर रोशनी डालें। बड़ी बात यह है कि 50% नए चेहरों को मौका दिया गया है, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनको बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है कि वो ज़मीन पर मेहनत करते हैं, लेकिन जब मंत्री बनाने की का टाइम आता है या पदाधिकारी बनाने का टाइम आता है तो उनको मौका नहीं दिया जाता। तो पहला फोकस तो 50% इसमें नए चेहरे हैं। फिर क्योंकि आपने भी मीनाक्षी देखा कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ, पिछड़े दलित उससे खिसके, तो ये पूरी लिस्ट में आप एक एक नाम देखेंगी। और अभी हमने देखा कि जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो उसमें नॉन यादव ओबीसी और नॉन जाटव दलित पर ज़्यादा जोर दिया गया। तो इस लिस्ट में भी नॉन यादव ओबीसीज आपको मिलेंगे, नॉन जाटव दलित आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ब्राह्मण लोग काफ़ी नाराज़ बीजेपी से पिछले दिनों बताए जा रहे थे, तो आपको इसमें ब्राह्मण भी मिलेंगे। अब देखिए, अभिजात मिश्रा हैं जो पहले यहाँ युवा भारतीय जनता पार्टी मोर्चा के अध्यक्ष थे, उनको भी महामंत्री बनाया गया। बहुत सारे ब्राह्मण नाम भी आपको अर्चना मिश्रा मिलेंगी। तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो ब्राह्मण हैं, उनको इस टीम में मौका दिया गया है। तो पूरी कोशिश है, हालांकि बहुत टाइम लगा इस लिस्ट को जारी होने में, बहुत ज़्यादा मंथन इसमें किया गया। अब राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह जो पूरा काम यहाँ राजनाथ सिंह का देखते हैं, लखनऊ से वो सांसद हैं राजनाथ सिंह, तो उनको भी मौका दिया गया, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ज़्यादा जोर इसी पर है। इलाके में भी सब पे ध्यान दिया है कि सारे इलाकों का भी प्रतिनिधित्व हो जाए और जातियों का भी प्रतिनिधित्व हो जाए, क्योंकि यूपी की जो सियासत है उसमें जो इलाके हैं वो तो मायने रखते ही हैं, लेकिन ज़्यादा मायने जाति रखती है कि हर जाति के लोग इस लिस्ट में शामिल हो जाएं। और अखिलेश यादव जो पीडीए का नैरेटिव चला रहे हैं, जिसका उनको फ़ायदा भी मिला है अभी लोकसभा चुनाव में, तो पिछड़े दलित को इसमें काफ़ी बड़ी तादाद में शामिल किया गया है। पूजा पाल एक बड़ा नाम है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि उन्होंने बगावत की थी, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी, फिर वो बीजेपी में आ गई थी, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी बताई जा रही थी पाल समाज में। तो उसको आप कह सकती हैं कि वो नाराज़गी दूर करने की कोशिश की गई है। तो मुख्य चीज़ तो यही है कि नए लोगों को मौका दिया गया है। और पीडीए और फीमेल रिप्रेजेंटेशन भी जो मैं देख रही हूँ, श्रीमती आकांक्षा सोनकर, श्रीमती सुहासिनी जायसवाल, दीपमाला संतोषी, महामेधा नागर, इसके अलावा रजनी पांडे, संचिता सिंह जो कि लूनिया समाज से आती हैं, श्रीमती किरण लोधी निषाद समाज से आने वाला एक और नाम हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। तो जो लिस्ट है उसमें जातीय समीकरण भी है। पूजा पाल का एक नाम आपने गिनाया, अर्चना मिश्रा का नाम आपने गिनाया, ब्राह्मण समाज से आने वाली प्रियंका रावत जो उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। तो मैं फीमेल रिप्रेजेंटेशन भी देख रही हूँ, वो भी एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन इसमें दिखाई दे रहा है। श्रीमती गीता शाक्य ये भी महामंत्री बनाई गई हैं। रुचि बिल्कुल। और प्रियंका रावत तो सांसद भी रह चुकी है। अर्चना मिश्रा, उनके जो पिता थे वो बीजेपी के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे अपने ज़माने के।
तो डॉक्टर कृतिका अग्रवाल है। तो महिलाओं का भी आप ठीक कह रही कि महिलाओं का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है। और अब देखिए गीता शाक्य को महामंत्री बनाया गया, तो वो सिर्फ महिला नहीं है, शाह के वोट, क्योंकि आप जब इटावा के बेल्ट में जाएंगे तो वहाँ शाह के वोट बहुत मायने रखता है। तो इस तरह से महिलाओं को दिया गया है, लेकिन उसके साथ जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, इन सब का भी ध्यान बहुत ज़्यादा इसमें मीनाक्षी रखा गया है। मीडिया की टीम जो बनाई गई है उसमें भी जो मुख्य प्रवक्ता जो बनाए गए दिनेश प्रताप सिंह और मनीष दीक्षित हैं, तो मनीष दीक्षित भी काफ़ी सालों से बीजेपी में जुड़े हुए हैं और बीजेपी की बात अच्छी तरह रखते हैं। तो पूरी हर चीज़ का ध्यान रखा है कि जो कमेटी हो, जो मीडिया प्रभारी हो, वो सब जो पार्टी के पॉलिसीज़ हैं, पार्टी के सरकार के काम हैं, उनको आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया रुचि आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जो क्षेत्रीय अध्यक्ष भी बनाए गए हैं उनका भी नाम एक बार दर्शकों के सामने रख दें। पश्चिम क्षेत्र से श्री नवाब सिंह नागर, ब्रज क्षेत्र से पूरनलाल लोधी, कानपुर से रामकिशोर साहू, अवध क्षेत्र से अवधेश द्विवेदी, काशी से अशोक चौरसिया और गोरखपुर से श्री विनोद राय, ये क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये नाम है, लिस्ट आपके सामने हमने रख दी है। अब इसका चित्रान्वेषण करेंगे हम लोग यहाँ पर खड़े होकर। आप सभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो हर्षवर्धन जी बताइए हर्षवर्धन जी ये बताएं कि पहले तो ये लिस्ट कैसी दिखाई दे रही है? देखिए, जो रुचि कह रही हैं कि जातियों का समीकरण बिठाया गया है, तो उस लिहाज से तो ठीक है, जाति गिन गिन के कर दी गई है। लेकिन मैंने सुना तो मुझे थोड़ा वो नहीं ध्यान में आया। पूजा पाल चूँकि हमारे ही शहर से हैं, तो पूजा पाल इतनी बड़ी नेता कब से हो गई? मतलब ये मेरे समझ में नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष होने का कद पूजा पाल का हो जाए, ऐसा तो मुझे कतई नहीं लगता। और वो कैडर के लिहाज से भी देखें, क्योंकि महामंत्री और उपाध्यक्ष ये बड़े महत्वपूर्ण पद होते हैं भारतीय जनता पार्टी में। महामंत्री पद पर भी जिन लोगों को, नए लोगों को शामिल किया गया है, उनका कोई और उस तरह से संगठन का बहुत काम करने का नहीं रहा है। यहां तक कि उसमें से कई लोग तो पिछले 4-5 सालों से संगठन के कामों से आउट है। ये पूरी लिस्ट अगर आप ध्यान से देखें तो सिफारिशी भाई साहब अपने अपने लोगों को रखने की। और कमाल की बात यह है कि जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही थी कि बदलाव बड़े होंगे, तो बदलाव दो तरह से होते हैं। एक तो बदलाव होता है कि आप एकदम नए लोगों को लेकर आ रहे हैं, फ्रेश एनर्जी डाल रहे हैं और संगठन का काम है। और दूसरा ये कि लंबे समय से कोई गायब है तो चलो उसको फिर से लेके आ गए और उसको आपने बदलाव मान लिया। और इन सब पर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि भले पंकज चौधरी अध्यक्ष हैं, भले धर्मपाल जी महामंत्री संगठन है, ये सूची मुझे पूरी तरह से सुनील बंसल जी के बहुत शक्तिशाली होने को दिखा रही है। मैं ये मानता हूं सुनील बंसल जी भले लखनऊ में नहीं है, दिल्ली में है, लेकिन एक ताकतवर महामंत्री। आप कहना क्या चाह रहे हैं? जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, मैं वो सवाल आपके पास लेके आ रही हूँ। योगी जी की टीम है, जाति संतुलन के साथ बनाई गई है, और इसमें आप ये कह रहे हैं कि प्रोमिनेंट पावर जो है उसमें बंसल जी की दिखाई दे रही है। मैं सही समझ रही हूँ हर्षवर्धन जी? यही आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं और उसको कहता हूं, पंकज चौधरी की छाप नहीं दिख रही है। एक भी क्षेत्रीय अध्यक्ष उनका कहा हुआ, उनका बताया हुआ नहीं बन सका। एक भी महामंत्री उनका जो नाम था वो नहीं बन सका। अब बाकी तो लोग जानते ही हैं क्या है। हर्षवर्धन जी ने बताया, हर्षवर्धन जी बहुत बारीक तरीके से उत्तर प्रदेश को और भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, तो उसमें हालांकि कुछ अच्छे चेहरे भी हैं, जैसे युवा मोर्चा अध्यक्ष है रोहित मिश्रा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष था, बहुत अच्छा नाम है। ऐसे और कुछ नाम है, ऐसा नहीं कि एकदम से, लेकिन बहुत सी सूची में ये चीजें हैं। तो वो ज़्यादा विस्तार से उस पर बताया है, इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले हर्षवर्धन जी से पूछना चाहिए कि क्या राय है, और उस राय से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, ये हिंदुओं को बांट कर क्यों आप लिस्ट बना रहे हैं? ये तो सारे हिंदू एक थे ना। इसमें आप लिख रहे हो कि वो हो गया एक जाति का, ये जाति का, वो जाति का। क्या उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में भी हिंदुओं को बांटकर लिस्ट बनाई गई है संगठन की? नहीं सर, लिस्ट है, लिस्ट में सभी नाम है और इसमें जाति संतुलन है। जाति संतुलन का मतलब तो बांटने की बात हो गई ना। लिस्ट तो एक ही है ना सर। तो मैं बोल लूं, फिर आप बोलिएगा आराम से। जातियों को मतलब जातियों को स्पेसिफाई किया गया, इसका मतलब हिंदुओं में अलग अलग जातियों वालों को नाम दिया गया ना, वो है। दूसरी बात, पंकज जी का जिक्र हुआ। सुनील बंसल जी तो बहुत लंबे समय से सबसे ताकतवर लोगों में से हैं संगठन में और पार्टी में भी, मतलब केवल उत्तर प्रदेश में नहीं। तो उनकी छाप उस पर है, वो दिखाई भी देती है और वो पूरी पार्टी पर ही दिखाई देती है। उनकी ताकत कुछ और बढ़ने वाली भी है, ऐसा मैंने सुना वो है। लेकिन पंकज चौधरी जी ने बहुत चक्कर दिल्ली के लगाए, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली। समझ नहीं आ रहा था कि वो दिल्ली से लखनऊ जा रहे हैं लिस्ट लेकर या लखनऊ से दिल्ली आ रहे हैं। और वो उसके बाद भी मंत्री पद भी चला गया,
एक तरह से अध्यक्ष पद पर हैं, तो अब वो काम कर रहे वैसे हैं। तो क्या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की यदि संगठन में नहीं चल रही, तो फिर उस संगठन को लेकर कैसे आप आगे बढ़ेंगे, और क्या भारतीय जनता पार्टी उसकी, और मैं नहीं मानता कि सभी नाम कमजोर होंगे, अच्छे नाम तो होते ही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अच्छे नाम नहीं है, लेकिन क्या ये लिस्ट पार्टी, मैं इन लोगों की बात ही नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूं कि क्या जो पार्टी में अंदरूनी जो संघर्ष चल रहा है उसको ये लिस्ट बताती है या नहीं बताती, और यदि अगर ऐसा है तो उसका नुकसान फायदा क्या पार्टी को चुनावों में होगा? ठीक, चुनावों में फायदा पहुंचाने वाली लिस्ट तैयार हुई है? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ से विजय शुरू किए थे जाति की बात, तो जो लिस्ट बनी है, जो लिस्ट हमारे पास भी है, आपके स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, उसमें किसी के आगे जाति नहीं लिखी हुई है कि ये अमुक जाति के हैं, ये अमुक जाति के हैं, और इस कारण से उनको वहाँ पर रखा गया है। दूसरी बात, जब भी हम बात करते हैं इस प्रकार की या लिस्ट बनती है, तो एक तर्क दिया जाता है कि भाई आप सोशल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये एक इस देश की जमीनी सच्चाई है, और उस जमीनी सच्चाई में जातियों का सामंजस्य, प्रतिनिधित्व दलित से है, ओबीसी है, अपर कास्ट में है। कल यदि यहीं पर 4 पंडित का नाम नहीं हुआ होता तो फिर ये तर्क दिया जाता है, यहीं से बोला जाता है कि देखिए पंडितों को किनारे इस लिस्ट में भी कमर गया है। मैं तो पूछ रही हूं विनिंग कॉम्बिनेशन है या नहीं है? सर, बहुत सारी खबरें हैं। दोनों बातें। यदि यहीं पर किसी अन्य जाति का यदि रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, जो एक जाति को मैं देख रहा हूं कि बहुत साफ तौर पे उसको इग्नोर किया गया है, और उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आपको बहुत मिनिमम आपको दिखाई पड़ेगा। यादव कम्युनिटी, नाम लेने से मैं संकोच नहीं करूंगा, एक नाम तो मैंने देखा। हाँ, एक नाम है, बस एक नाम है। तो उनको पता है भारतीय जनता पार्टी को कि एक कम्युनिटी वोटिंग यहाँ पर होती है, तो स्वाभाविक है कि है। तीसरी बात, कोई भी अध्यक्ष हो या कहीं का भी अध्यक्ष हो, उसकी मनमर्जी तो नहीं चलता है सब जगह, और कोई अध्यक्ष यदि है तो वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों के बीच में शटल तो करेगा। इसलिए भी करेगा कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी सहमति, और प्रदेश के अंदर दोनों के बीच में सामंजस्य, संतुलन, कंसल्टेशन, ये लंबा प्रोसेस चलता है। तो ये किसी अध्यक्ष के खिलाफ नहीं चला जाता है। और मुझे नहीं मालूम है कि जो पंकज चौधरी को यदि अध्यक्ष बनाया गया तो ये उनका पनिशमेंट पोस्टिंग है। ये बिल्कुल पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं है, उनको एक दायित्व दिया गया, और दायित्व दिया गया। मैं तो आज के दिन में मानता हूं कि केंद्र में जो राज्य मंत्री होते वो ज्यादा पनिशमेंट पोस्टिंग है। कम से कम अध्यक्ष के नाते वो बेहतर, मुझे लगता है कि कम से कम आपके सर पर, आपके कंधे पर एक जिम्मेदारी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश का 2000 का चुनाव, सर मुझे ये तो नहीं पता कि इसके लिए पनिशमेंट पोस्टिंग है या नहीं है, लेकिन क्या ये विनिंग कॉम्बिनेशन है या नहीं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है। देखिए, ये 27 में फायदा पहुंचाएगा। एक लाइन बता दूं, विनिंग कॉम्बिनेशन इस आधार पर तय नहीं होता है कि आप पहले से एडवांस में तय कर लें कि ये विनिंग कॉम्बिनेशन होगा। ये तो डिलीवर हो जाने के बाद ही आपको पता लगता है। अब अगर हम लेकिन रेस में कौन से घोड़े को आप दौड़ा रहे हैं, उसका पास्ट आपको बताता है ना कि रेस जीतने वाले हैं या हारने वाले हैं। अब उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को 14 दिसंबर को अध्यक्ष बना दिया गया, और 6 महीने बाद अगर ये टीम जारी करनी थी तो इस टीम के लिए क्या 6 महीने का समय लेना पड़ा? और पंकज चौधरी से मैं उम्मीद करें कि वो अपनी टीम बनाए। भाई, जिस राज्य से नरेंद्र मोदी आते हैं, जहाँ के संगठन के प्रभारी सुनील बंसल रहे हो, जहाँ से राजनाथ सिंह आते हो, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जहाँ के संगठन प्रभारी एक समय अमित शाह रह चुके हो, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष अपनी करेगा। अब गुजरात के तो विश्वकर्मा प्रदेश अध्यक्ष है, अब गुजरात की सूची का विश्वकर्मा जी जारी करेंगे। अगर हम ये कह दें कि भाई विश्वकर्मा जी ने अपनी टीम बनाई है, तो पता है कि उनके पास सूची कहाँ से आते हैं, उनको सिर्फ जारी करना होता है। मुंबई के अमित साटम अध्यक्ष है, तो क्या मुंबई में अमित साटम सूची जारी करते हैं? देवेंद्र फडणवीस जो कहते हैं वो जारी करते हैं। अशोक चौहान महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, तो क्या वो सूची फाइनल करते हैं? देवेंद्र फडणवीस जो कहते हैं पूरी उनकी छाप रहती है। किसी भी प्रदेश का कोई बड़ा नेता अगर होगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या संगठन का बड़ा नेता हो, तो प्रदेश अध्यक्ष को उस हिसाब से करना है, और आपको 8 महीने के बाद चुनाव में जाना है। बिल्कुल। तो चुनाव तो कोई आप प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर नहीं लड़ने जा रहे हो, अब योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव लड़ने जा रहे हो। सरकार लौटना है, योगी आदित्यनाथ की उसके अंदर भूमिका रहेगी। जो संगठन के लोग, जो दिल्ली के लोग चुनाव लड़वा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है चुनाव लड़वाने की, तो वो अपनी टीम वहां पर जारी करेंगे। अब प्रदेश अध्यक्ष उम्मीद करना कि अपनी टीम बना ले, वो तो 40 बार
दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली सूची लेके करते रहे। फुटबॉल बन गए तो केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष के बीच में, प्रदेश संगठन के बीच में ठीक उन्होंने कुरियर का काम किया है। नाम जरूर प्रदेश अध्यक्ष का है, उनकी टीम मान लेना कि उनके से कोई नाम होंगे, मुझे उनका कोई नाम सर, नजर नहीं आता। किसकी टीम का ये नाम सीधे है? सीधे दिल्ली का दबाव उसमें अंदर दिख रहा है, दिल्ली के नाम ज्यादा नजर आ रहा है और ये दिख रहा है कि दिल्ली का पल्ला भारी रहा है। दिल्ली ने जिनको चाहा उनको बनाया है। आइए बात देश में पासपोर्ट के नाम पर हो रहे घमासान की कर लेते हैं। कल विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें यह साफ किया गया कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि ये मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट केवल अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की सुविधा के लिए ही जारी किया जाता है। हालांकि ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है, लेकिन अपने आप में ये नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज नहीं माना जाएगा। विदेश मंत्रालय ने जो कहा, एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो कानूनी रूप से सही है, क्योंकि पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत जारी होता है, जबकि नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत नियंत्रित होता है। अब इस पर पॉलिटिक्स है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि सरकार को घेरते हुए कि बीजेपी का सदस्यता कार्ड अपने पास रखो, बाकी किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, जो कि खुद कानूनविद हैं, जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहले बीएलओ ने वोटर आईडी कार्ड छीना, अब पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं रह गया। आखिर ये हो क्या रहा है? इससे पहले एसआईआर से जुड़ी हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आधार कार्ड पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता नहीं है। तो सवाल यह है कि अगर ये एक दस्तावेज है लेकिन अपने आप में पूरी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, ये इशू खड़ा क्यों हो रहा है? वैसे भी हमारे पास सिटीजनशिप कार्ड जैसा तो कोई प्रमाण पत्र वैसे भी नहीं है। आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ऐसे बहुत सारे अन्य कार्ड हैं जो ये साबित करते हैं, जिसमें लैंड डॉक्यूमेंट भी हो गया कि हम इस देश के नागरिक हैं। हर्षवर्धन जी, ये पूरा मसला जो है ये कौन सा खेल हो रहा है? देखिए, तकनीकी तौर पर कहें तो ठीक बात है, पासपोर्ट चूंकि विदेश मंत्रालय जारी करता है और वो विदेश यात्रा की, लेकिन विदेश यात्रा किस लिए? भारत के गणराज्य नागरिक के तौर पर विदेश में जाने वाले की पहचान। अब भारतीय गणराज्य का नागरिक कौन होगा? जो भारत का नागरिक होगा। तकनीकी तौर पर आप कह सकते हैं कि वो सिटीजनशिप एक्ट का है, ये पासपोर्ट एक्ट का है। और जो सबसे बड़ी बात है, सरकार को जरा स्पष्टता से आना होगा। इस तरह से बड़ा हास्य विनोद हो जाता है, जगहसाई जैसा हो जाता है। आधार नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है, तो फिर कौन सा है नागरिकता? जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं, तो फिर नागरिकता का प्रमाण पत्र कौन सा है? या तो सरकार ये तय करे कि इनमें से किसी को एक को डॉक्यूमेंट में कहे कि ये सिटीजनशिप का, नागरिकता का प्रमाण पत्र है, और आगे से यही सबसे आवश्यक होगा। अब चूंकि पासपोर्ट विदेश जो लोग जाते हैं बस वही बनवाते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि नहीं। लेकिन ये तो कहा जाता है कि जो पासपोर्ट बनवा कर जा रहा है विदेश, वो तो सारे डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं, बाकायदा होम मिनिस्ट्री से, चूंकि एलआईयू चेकिंग हो जाती है ना, आपका तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है। ठीक बात है। तो ये कोई उसके आधार या राशन कार्ड या उस वोटर आईडी कार्ड की तो नहीं, इसमें बाकायदा पुलिस वेरिफिकेशन होता है, एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। और मैं फिर से कह रहा हूं, कई ऐसे मसले जिन पर इस तरह से चर्चा नहीं होनी चाहिए। सरकार में बैठे लोगों को जरा सोचना चाहिए कि क्या ये सामान्य चर्चा लोग कर रहे होंगे गली मोहल्ले में, चौक चौबारे पर, तो उनको क्या लग रहा है? क्या कोई सिटीजनशिप कार्ड आने वाला है क्या विजय जी? क्योंकि अब लग रहा है कि ऐसे हर एक कार्ड के ऊपर सवाल होगा तो फिर ये पूछा जाएगा क्या कोई सिटीजनशिप कार्ड आएगा? हो सकता है सरकार तैयारी कर रही हो, अब सरकार के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन ये महत्वपूर्ण ये है, इसमें कहने के लिए तो कह सकते हो कि कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट एक्ट 1967 जो है उसका हवाला दिया गया, मतलब 1967 से यही चल रहा है, जिसमें पासपोर्ट को ट्रैवल डॉक्यूमेंट फॉर इंडियन सिटीजन, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ट्रैवल डॉक्यूमेंट फॉर इंडियन सिटीजन, तो इसका मतलब इंडियन सिटीजनशिप तय कर रहा है ना ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ये बात है। उसका एक सेक्शन है, सेक्शन 20, ये पासपोर्ट का सेक्शन 5 है जो इंडियन सिटीजन्स के लिए बना हुआ है। उसका सेक्शन 20 है जो कहता है कि कुछ मसलों पर जो नॉन इंडियन सिटीजन्स हैं उनको भी सरकार पासपोर्ट दे सकती है, लेकिन वो स्पेशल कंडीशन है, और उसमें एमई के सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी या होम मिनिस्ट्री उस पर स्पेशल करती है। और उसमें कुछ जगहों के, जैसे म्यांमार का, बैंकॉक का, और कुछ जगहों को दे रखा है, मतलब स्पेसिफिक कारणों से स्पेशल ग्रांट के साथ दिया जा सकता है। तो मोटे तौर पर इंडियन सिटीजन्स को दिया जाता है। अब अभी पहले बहस हो गई थी कि आधार कार्ड को हमने नहीं माना,
क्योंकि उसमें भी लिख दिया था आपने, ये वैसे की वैसे टीएनसी अप्लाई जैसे होता है ना सब चीज़ों में, तो वो टीएनसी अप्लाई सब जगह बारीक बारीक लिखा रहता है, ऐसे इसमें भी लिखा हुआ है। लेकिन इसमें तो ये लिखा हुआ है ट्रैवल डॉक्यूमेंट फॉर इंडियन सिटीजन, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन ये चर्चा क्यों हो रही है, इसलिए ये बहस हुई कि भाई पहले ही इतने संदेह के घेरे आपने खड़े किए सरकार ने, कि पहले आधार कार्ड को लेकर, फिर कुछ और वोटर आईडी कार्ड को लेकर, फिर पहचान को लेकर, फिर एसआईआर में जो सारा विवाद हुआ उससे लोगों को ये डर लगने लगा। सिटीजन कार्ड तो आप दूसरी बात कर रहे हैं, असली बात है डर की। जो प्रतिक्रिया है वो ये डर की है कि क्या सरकार फिर से कोई सिटीजनशिप पर कोई अभियान नया चलाने वाली है, मैं इसलिए है ना। और भारत में सिटीजनशिप को कोई सर्टिफिकेशन उस तरह से नहीं है। मैं पूरा सिटीजनशिप एक्ट को पढ़ा जब ये कल आई थी खबर, जी एक प्रोग्राम था कल वो पासपोर्ट सेवा केंद्र का, उसके रेफरेंस। तो इंडियन सिटीजनशिप में ये कहा गया कि केवल होम मिनिस्ट्री है जो आपको बर्थ सर्टिफिकेट दे सकती है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। यदि आपको ज़रूरत है, मान लो कहीं पर ऐसा विवाद हो जाए कि भाई इंडियन सिटीजन है, तो होम मिनिस्ट्री देती है, बाकी बाई बर्थ और वो जो सामान्य प्रक्रिया उसके तहत आप ले सकते हैं। ये विवाद आखिर खड़ा ही क्यों हुआ? अभी ये जो दो टिप्पणियां आई हैं उससे ये तो समझ में आ गया कि अपने आप में कंप्लीट डॉक्यूमेंट ये भले ही ना हो, लेकिन डॉक्यूमेंट तो ये आपके कंप्लीट है, नहीं प्रभावित करता ही कंप्लीट है। डॉक्यूमेंट है, ये तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है ना, इसमें तो सब फिर कुछ तो हो गया, हम पुलिस कोई document वेरिफिकेशन। complete नहीं, मैं कह रहा हूं तो कुछ सरकार भी में नहीं। बैठे लोगों को सोचना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ। हाँ। जी। 2013 में भी उच्च न्यायालय ने कह दिया था कि पासपोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट का नागरिकता, है। ऐसा नहीं कि नहीं कहा था, लेकिन सरकार को स्पष्टता देनी चाहिए। भाई ऐसी चीजों पे अगर एक भ्रम बना रहेगा तो ये मैं क्यों किस ये लिए कह रही हूँ सर, इसके पीछे मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, कहानी वहां से एक बार फिर से हाँ, हाईलाइट वही हुई। पहुंच गई। जब आपने आधार कार्ड को लेकर सवाल खड़ा हो कि भाई आधार कार्ड फर्जी बन जाता है, पासपोर्ट बनाने वाले फर्जी, तो वो भी ऐसे ऐसे कलाकार बैठे हुए हमारे देश में, क्या हमें एक ऐसे सिटीजनशिप कार्ड की फर्जी तो आवश्यकता क्या है? नहीं बन सकता। वो तो सच बात है। देखिए ये मुझे लगता है कि जी सर। जब पासपोर्ट बनता है तो करीब करीब हम सबों का यहाँ पर पासपोर्ट बना हुआ है, तो उसमें जन्म प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है, अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद रेसिडेंशियल भी आपको मांगा जाता है, आप कितने वर्षों से वहाँ पर रह रहे हैं, आपकी डिग्री मांगी जाती है, आपके बाकी दस्तावेज मांगे जाते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी चीज़ें मांगी जाती है। अब प्रॉब्लम कहाँ आया कि पैन कार्ड तो एक किसी को भी मिल जा रहा है। आधार कार्ड पर हम लोगों ने देखा ही कि पूरा का पूरा आधार कार्ड जो है वो बनाने का एक पूरा गिरोह ही काम कर रहा था। अब ये सब जब बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर के सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आ गई तो आपको पासपोर्ट भी मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल के लोगों को पासपोर्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं रही होगी, आसाम के लोगों को कोई पासपोर्ट लेने में दिक्कत नहीं रही होगी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पासपोर्ट से बेहतर आपके पास नागरिकता का और कोई प्रमाण पत्र नहीं है। पासपोर्ट जब हो जाता है तो मुझे लगता है कि उसके बाद बचा अब कुछ नहीं बचा है, यानी कि यह आपका अंतिम है, ये मान करके चलिए। लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार को लगता होगा कि इसमें भी घपलाबाजी है, और भारत सरकार क्या, मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन की तैयारी कर रही है। क्या जेन्युइन इनजेन्युइन जो नागरिक हैं उसको तय करके नागरिकता का जो कार्ड है, जैसे आप नागरिक, भारत के नागरिक हैं, इसके एक प्रमाण पत्र के तौर पर आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ साथ, जैसे आपका आधार आइडेंटिफिकेशन है, आपके नागरिक होने का आइडेंटिफिकेशन, क्या भारत सरकार उस दिशा में बढ़ रही है? मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। ये बात होगी राम मंदिर चढ़ावा चोरी की। क्या चढ़ावा चोरी के बाद सवालों में आए राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा की छुट्टी होने वाली है। क्या वीएचपी अब चंपत राय से किनारा करने की कोशिश में है? ये सवाल आज तेजी से उठ रहे हैं। वीएचपी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, और ये सबसे बड़ा संकेत है। अभी तक विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एफआईआर की बात नहीं कही गई थी। ये पहला मौका है इस खबर के सामने आ जाने के बाद जब विश्व हिंदू परिषद ये कह रहा है कि एफआईआर होनी चाहिए। राम मंदिर की चढ़ावा चोरी के मामले में जो घालमेल हुआ है उससे वीएचपी खुश नहीं है। इस मामले से जुड़ी हुई दूसरी बड़ी खबर यह है, एसआईटी की टीम लखनऊ में यूपी सरकार को अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद फिर अयोध्या जाने वाली है।
इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आज लखनऊ में एसआईटी प्रमुख विजय विश्वास पंत से मिले और राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़े हुए सबूत भी सौंपे। संजय सिंह ने एसआईटी को कुल 11 दस्तावेज सौंपे हैं, जिसमें उन्होंने चंपत राय पर औने पौने जमीन को मनमाने रेट पर खरीदने का आरोप लगाया। हालांकि आपको यह ध्यान होगा, क्योंकि यह खबर हमने खूब की है, हमने आपस में भी खूब चर्चा की है और इसमें मुझे ध्यान है कि सर्कल रेट जैसी कुछ बातें थी जिनका हवाला दिया गया था। लेकिन चूंकि अब यह मामला खुला है, इसमें संजय सिंह ने भी जो आरोप लगाए थे उनकी भी पड़ताल होनी जरूरी थी, इसलिए वो जब पहुंचे उन्होंने दस्तावेज सौंपे हैं। क्या कहा संजय सिंह ने, वो आप सुने। सबूत है मेरे पास जमीन घोटाले से संबंधित, और वो सारे कागजात एसआईटी के सामने रखूंगा। सर, एसआईटी को लेकर के जो है विश्व हिंदू जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी एफआईआर की मांग की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, तो इसको किस तरीके से देखें? तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब तक कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। किसने रोका है कार्रवाई के लिए? आपस में ही एक दूसरे से मांग कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पिछले 24 घंटे के अंदर जो कुछ घटनाक्रम हुए, उससे तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि वीएचपी राम मंदिर ट्रस्ट मैनेजमेंट के कामकाज से खुश नहीं है। विश्व हिंदू परिषद ने तुरंत इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की सुनवाई करने की मांग की। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि इस मामले में अब एफआईआर दर्ज करने का समय आ गया है। अब वो स्टेज आ गई है कि पुलिस में एफआईआर करे। हम चाहेंगे कि ये एफआईआर जल्दी हो, और हम ये भी चाहेंगे कि अच्छे से अच्छे, योग्य से योग्य पुलिस अफसरों को, जिन एक्सपर्ट्स की जांच में जरूरत हो उन एक्सपर्ट्स को लगा करके जांच, सब लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं या जिन पर आरोप है उन सब की जांच की जाए। किसी का बचाव नहीं, किसी का फेवर नहीं, किसी का दबाव नहीं। हम ये भी चाहेंगे कि जब कोर्ट में चालान फाइल करे पुलिस, तो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, रोज रोज की सुनवाई हो। और मेरा तो मन करता है कि अगर इन सब दोषियों को 4 महीने में हम कोर्ट से सजा दिलवाकर सलाखों के पीछे बेच सकेंगे, तब हिंदू समाज को संतोष होगा। पत्र अगर किसी ने देना है तो ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके देना नहीं है। ये इसलिए भी हो सकता है कि जांच अब प्रभावित रहे, पर मैं उन दोनों को कोई सलाह नहीं दे रहा हूं। जैसा उनको ठीक लगेगा करेंगे। वह पक्की अंतरात्मा के व्यक्ति हैं। जैसा उन्हें ठीक लगेगा वो करेंगे, पक्की अंतरात्मा के व्यक्ति हैं, लेकिन एफआईआर करने का समय आ गया है। जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो आरोपी है उनकी जांच होनी चाहिए। मैं आलोक कुमार जी ने जो कहा, समीर जी, यही बात तो इतने दिनों से चर्चा में चल रही थी कि आरोपित जो है एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है, जिनके ऊपर आरोप है वो अपने पद पर क्यों बने हुए हैं। और जो बात आलोक जी कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज तो उन्हें सुननी चाहिए, मैं कोई निर्देश नहीं दे रहा हूं, पर बात सारी उन्होंने कह दी है। देखिए, आज विश्व हिंदू परिषद कुंभकर्ण की नींद से जागा है। अभी तक विश्व हिंदू परिषद नीम बेहोशी की हालत में था, और आज आकर आलोक कुमार जी जो ज्ञान दे रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पे देना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, दूध का दूध पानी का होना चाहिए, फास्ट ट्रैक में केस चलना चाहिए। अभी तक अंतरात्मा की आवाज आलोक कुमार जी की और विश्व हिंदू परिषद की कहाँ थी? जब एसआईटी वहां चली गई, जब इतने आरोप लगे, सोशल मीडिया पे चल रहा है, पूरी चुप्पी लेकर बैठे थे, आराम से चद्दर तान के सो रहे थे। वीएचपी और संघ तो कभी भी तुरंत रिएक्ट करता भी नहीं है। नहीं, तुरंत ये क्या बात है? एसआईटी की क्या बात है? एसआईटी तो भेजी है ना मुख्यमंत्री ने बना के। एसआईटी क्यों भेजी? जब पता है कि आग लगी है, धुआं उठा, तो जांच के लिए एसआईटी भेजी है। जब मामला ये उठ रहा था, ये नैतिकता का था, जब लग रहा है कि राम जैसे पवित्र स्थान पर कोई अपवित्र काम हो रहा है, तो पहले ही दिन ये कहना था कि भाई तत्काल जांच हो, इसके लिए तत्काल एसआईटी गठित हो, तत्काल एफआईआर हो। और ये कहना चाहिए था कि एसआईटी लखनऊ अयोध्या छोड़ने के पहले जो जांच की है वो एफआईआर दर्ज यहां पर करवाए। मुख्यमंत्री से मिलकर आप मांग करते हैं, मुख्यमंत्री के पास जाके कहते हैं कि तत्काल जांच करवा के इसकी एफआईआर करवाओ। अब जब इन विश्व हिंदू परिषद को लग रहा है कि चंपत राय को बचाना नामुमकिन है,
अब पता लग रहा है कि वो पूरी तरीके से इसके अंदर उनकी जो लापरवाही है वो सिद्ध हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चंपाराग ने पैसा खाया या गबन किया है। चंपाराग के नेतृत्व में जो लोग थे उन लोगों ने जो गबन किया है, वहां पे चोरी की है, उनकी लापरवाही के कारण हिंदू समाज को शर्मिंदा पूरे दुनिया में होना पड़ा है। अब विश्व हिंदू परिषद की नींद खुल रही है। कह दिया गया हो कि भैया चंपत राय को हम बचा नहीं सकते, अब एफआईआर दर्ज होगी तमाम लोगों पर, तो फिर मजबूरी में आकर सामने कहना पड़ा है आपको। मतलब आप जब कानूनी रूप से फंस गए तो आप शहीद होने का वो मत कीजिए कि जब आपको फांसी हो रही है, आपने गुनाह किया और आप फांसी के फंदे पे चढ़ रहे हो तो आप शहीद होने का नाटक मत कीजिए। मतलब आप सीधे सीधे इसके अंदर गुनाहगार रहे हो। क्या बड़े बड़ों पर एफआईआर होगी और इस्तीफे की खबर बहुत जल्द आएगी? जो भी इन्वॉल्व होना चाहिए, बड़ा हो छोटा हो मजला हो, इससे कोई लेना नहीं है। जो इसमें एसआईटी को लगता है कि ये शामिल है, शक के दायरे में है, एसआईटी को लगता है उस पर एफआईआर दर्ज हो, पुलिस निष्पक्ष जांच करे, पैसा वसूल करे और तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले और उनको सजा हो। ठीक, राघी जी। हाँ हर्षवर्धन जी, जो आप ठीक समझे। इस पर एक थोड़ी सी मतलब इसको थोड़ा संदर्भ में देखें। समीर जी जो कह रहे हैं उनकी नाराजगी बिल्कुल जायज़ है, हम लोग भी यही कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक शब्द सुनने के बाद मुझे लगता है कि क्या अभी भी चंपत जी इतने कड़े कलेजे के हैं? विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आलोक जी, और आलोक जी कह रहे हैं कि अंतरात्मा के वो पक्के व्यक्ति हैं, अगर मैंने ठीक सुना। हाँ, यही बोला उन्होंने, अंतरात्मा के पक्के लेकिन व्यक्ति। उनकी बात मुझे लगता है कि जो हम लोग पिछले कई दिनों से बात कर रहे थे, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रुख है, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसको छोड़ा नहीं जाए, 4 महीने के भीतर एफआईआर करके दोषी को सजा दिलाई जाए, उससे कम में हिंदू समाज की आस्था और विश्वास वापस नहीं आ सकता है। यही बात हम लोग पिछले 5 दिनों से कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर आलोक जी आज ये कह रहे हैं, क्योंकि उसमें एक जो चीज थी जिसको हमें समझना चाहिए, शायद ये काम चंपत जी, अनिल मिश्रा और गोपाल राव इनको पहले करना चाहिए था। कभी तो आपका अपना भी तो जागेगा। कई बार होता है ना कि आप ऊपर से कहना नहीं चाहते हैं, इस तरह की स्थितियां बनती हैं, और चूंकि ये बहुत संवेदनशील मसला था, अब तो सवाल ये और बड़ा खड़ा होता है कि जो व्यक्ति इसमें शामिल थे उनको रोका नहीं गया या उनको छिपाया गया, पता था नहीं या पता नहीं था इसलिए हुआ, या पता था उसको छिपा लिया गया। ये सारे सवाल भी खड़े होते हैं, और मैं फिर कह रहा हूं आलोक जी का रुख एकदम जायज है, दुरुस्त है। मैं इसको देर आए दुरुस्त आए कह रहा हूं, लेकिन उसके साथ यह भी जोड़ रहा हूं, एफआईआर तो अब उत्तर प्रदेश सरकार को करनी है। एफआईआर तो अब योगी आदित्यनाथ को करानी है, क्योंकि कानून व्यवस्था तो राज्य के अंदर आएगा ना, तो वो उन्हीं को करनी है। सवाल यह है कब होगी एफआईआर और कब तक? अभी जो और भी लोग मौन हैं वो भी कब तक रहेंगे मौन? आलोक जी ने तो अपनी बात एकदम स्पष्ट रख दी है। देखिए, मैं समीर जी की नाराजगी, कटु शब्द जो है, मैं उनकी अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि एसआईटी के रिपोर्ट में यदि चंपत राय का नाम आया है तो बिल्कुल उनके नाम से ही आप एफआईआर कीजिए। किसी को बचाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ, कल मैंने कहा था ये बात कि ये सबके अग्नि परीक्षा की घड़ी है, और सामान्य जो व्यक्ति है, कॉमन मैन आज जो सवाल पूछ रहा है, वो संघ को और विश्व हिंदू परिषद को अलग नहीं देखता है, वो संघ को और भारतीय जनता पार्टी को भी अलग नहीं देखता है, और संघ को और ट्रस्ट को भी अलग नहीं देखता है। तो ट्रस्ट की गड़बड़ी यदि वाकई हुई है, मैं कह रहा हूं फिर जी, 2 स्तरों पर, क्या चंपत राय ने यह जानबूझ करके होने दिया है, या क्या उनकी संलिप्तता उसमें है, या जिसे हम कह सकते हैं कि निगरानी खराब थी, और बाकी के निचले लोग जो है, जिसमें 40-45 लोगों का नाम जिक्र किया जा रहा है, उन लोगों ने और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी और प्राइवेट जो एजेंसी थी, इन सबकी मिली भगत में सब काम होता रहा, और जिनको उन पर अंकुश लगाना चाहिए था, नियंत्रण करना चाहिए था, वो इसके प्रति लापरवाह रहे। लापरवाही अपनी जगह और उनकी मिली भगत, दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा। लेकिन जब लोगों के खिलाफ एफआईआर करेंगे, तब आकर के आपको पता यह भी लगेगा कि क्या ट्रस्ट के लोग भी उसमें मिले हुए थे। और ये परीक्षा की घड़ी इसलिए है कि कल भी मैंने कहा था, भगवान राम जानते थे कि मां जानकी पवित्र है, लेकिन लोक के लिए
आज पूरे देश के अंदर हर घर के, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के में विश्वास करने वाला व्यक्ति हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और विश्व हिंदू परिषद के विचारधारा के साथ हमेशा खड़ा होने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होने वाला है, सबके मन में ये सवाल है और वो इस बात को जानना चाहता है, बड़ी दिल को जानना चाहता है सच्चाई क्या है, ये सच्चाई बाहर मैं एक खबर दे दूं, क्योंकि जब ये चर्चा चल रही है हमारे रिपोर्टर्स भी अलग अलग लेवल पर इसकी पूरी पड़ताल कर रहे हैं और जो जानकारियां निकल कर आ रही है, हमारे सहयोगी हैं संवाददाता अभय पराशर, उन्होंने खबर दी है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय को दिए गए पत्र के बाद प्रशासन द्वारा मांगी गई जानकारी देने से इनकार किया। स्थानीय भाजपा नेता अब उसमें जो ये तो खबर आ चुकी है, ये खबर पुरानी हो गई है, जिसमें उन्होंने मांगा था और चंपत राय जी ने ये कह करके मना किया। वो ये कह रहे हैं शिकायत में ट्रस्ट से शुरुआत से अब तक के आय व्यय, दान, बैंक खाते, जमीन खरीद बिक्री, संपत्ति का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की गई थी। ट्रस्ट की ओर से कहा गया कि मामले में एसआईटी जांच जारी है, जांच टीम सभी जरूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड जुटा रही है, इसलिए फिलहाल जानकारी साझा नहीं की जा सकती। बिल्कुल, ये जानकारी आज अखबार में आ चुकी है। पीएमओ के रेफरेंस की बात है। हाँ, वही पीएमओ ने लेटर फॉरवर्ड किया, ये पीएमओ को भेजी शिकायत में लेटर जो है वो अयोध्या के डीएम को फॉरवर्ड किया और ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी इसमें शामिल है। अब ये जो पूरी खबर है, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, यदि सच निकल करके नहीं आया, मैं बार बार कहता हूं, व्यक्ति और विचार दोनों के बीच में तय करने का अब समय आ गया है। व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है या विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जी, राम मंदिर एक ऐसा चीज है जो यदि दाग लगा तो उससे दाग हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और दाग लगा तो उसका राजनीतिक जो है वो भी उसका इम्प्लीकेशन दिखाई देगा। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में, और मैं ये फिर दोहराने के बाद कह रहा हूं, तैयारियां फिर दोहराने, मैं चंपत राय जी को नहीं मानता कि वो इसमें सम्मिलित है। इतना कहने के बाद मैं कह रहा हूं कि यदि वो बेगुनाही भी है और इसके बावजूद यदि घटना घटी है और उस पर उनकी चुप्पी रही है तो ये बहुत महंगा साबित होगा। वो बेगुनाह है या नहीं वो साबित तो उन्हें करना है और प्रूफ करना है जो भी एसआईटी जांच होगी, पर उनके पद पर बने रहने की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है ये पता नहीं वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनावी साल, तैयारी अभी से जारी है। शुरुआत में हमने आपको खबर दिखाई, लिस्ट एक आ चुकी है। अखिलेश यादव अपने पीडीए के ट्रैक पर तेजी से दौड़ रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को 27 में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं। उनके खिलाफ एनडीए ने ओम प्रकाश राजभर को मैदान में उतार दिया है। राजभर अखिलेश यादव को काउंटर करने के लिए हर पीडीए की मीनिंग डिस्क्राइब कर रहे हैं। कल अखिलेश यादव ने पीडीए में ए का मतलब आदिवासी बताया था। इसके जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार किया और कहा कि ए अल्पसंख्यक को पहले वो अगड़ा कहते थे, पहले बता चुके थे। अब उन्हें डर लग रहा है अखिलेश जी किसी दिन कोई सम्मेलन करते हुए ये ना कह दें कि ए का मतलब आतंकवादी होता है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्हें भारतीय राजनीति का राजा बाबू कह दिया। साथ ही अखिलेश यादव के पीडीए को भी उन्होंने डिकोड किया। जल्दी से वो डिकोड मैं पढ़ देती हूँ। राजभर ने एक्स पोस्ट पे लिखा, अखिलेश यादव ए का मतलब अल्पसंख्यक, अगड़ा, आदिवासी बता रहे हैं। डर ये लग रहा है कि किसी दिन सम्मेलन करते हुए वो ये ना कह दें कि ए का मतलब आतंकवादी होता है। अखिलेश यादव की सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान वाराणसी सीरियल ब्लास्ट, लखनऊ, फैसलाबाद कोर्ट ब्लास्ट, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे, इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति में ए का मतलब आतंकवादी होता है। एक इशू पर तो कम से कम खड़ा रहें। अब तो ये से आदिवासी हो गया, कभी ये से अगड़ा हो गया, कभी ये से अल्पसंख्यक हो गया, तो ये से होता क्या है, ये सवाल खड़ा है ना। कभी पीछे पंडित बोलते हैं कि कभी पीछे पिछड़ा बोलते हैं, है क्या पीछे। तो ये रोज इनकी नई नई परिभाषा आती है, तो ये नई परिभाषा गढ़ना बंद करें। अब वो दिन कहीं ऐसा ना होगा ये से आतंकवादी ना हो जाए, ये भी वो बोल सकते हैं। एक पैटर्न जो है जो मैं देख पा रही हूं इस वक्त, एनडीए की एक प्लानिंग जो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। अभी तक अखिलेश यादव पर हर्षवर्धन जी वार करने का काम कौन करता था? केशव प्रसाद मौर्य करते थे, तो उनके ऊपर फिर वो स्टूल मंत्री और ये मंत्री, तो वो मंत्री अखिलेश यादव वार करते थे और ज्यादा कड़ा प्रहार करते थे। अब ओम प्रकाश राजभर को ये जिम्मेदारी मिल गई है
और वो गैर यादव ओबीसी को अपने पाले में रखने के लिए वार कर रहे हैं, कड़े वार कर रहे हैं, तंज भी कस रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव उतने कड़े प्रहार नहीं कर रहे हैं जैसे वो केशव प्रसाद मौर्य पर करते थे। नहीं, एक तो देखिए मीनाक्षी, राजभर जी को आप अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। ना जैसे गांव घर में होता है ना, जब पंगत लग जाती है तो कुछ लोग कहना पड़ता है कि भैया पूड़ी चलाओ, माठा दे दो, सब्जी ले जाओ, और राजभर जी वाले हैं जो खुदे पूड़ी बांटते चल देते हैं। तो राजभर जी वो वाले हैं, राजभर जी को कोई जिम्मेदारी नहीं देता है, वो सारी जिम्मेदारियां स्वयं ओढ़ लेते हैं। उनको पता है कि अखिलेश यादव से अगर वो लड़ते रहेंगे तो उनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी, अखिलेश यादव से अगर वो लड़ते रहेंगे तो इधर उनका एक, जिसको कहते हैं ना कि हमेशा उनको लेकर, अच्छा राजभर जी ने बोल दिया, अरे देखो बढ़िया भाई राजभर जी तो लड़ रहे हैं, वो अपनी प्रासंगिकता के लिहाज से लड़ रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के रामदास आठवले है वो। कह सकते हैं। हालांकि अठावले जी का क्या है कि वो राजनीतिक तौर पर एकदम ही वैसे हैं वो थोड़ा, लेकिन तो राजभर जी के पास अपना एक उस तरह से कहें तो अच्छा कुछ जिलों में मतदाता समूह है, 4-5 जिलों में। लेकिन राजभर जी कह रहे हैं, अगर उसको हम अब गंभीरता से देखें, बात तो वो ठीक कह रहे हैं, उन्होंने तथ्य बोला है। अखिलेश यादव देश के अकेले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आतंकवादियों का मामला वापस लेने की सिफारिश की थी, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि ऐसे तो कलाप आतंकवादियों को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जाने क्या क्या दे देंगे। और यह भी सच है कि जिस तरह से आधी आबादी, अल्पसंख्यक, अगड़ा, तो हो सकता है किसी ने आदिवासी के बाद आतंकवादी भी हो जाए। तो गंभीरता से अगर देखें तो राजभर ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव हास्य का पात्र नजर आते हैं, जिस तरह से वो बार बार अलग अलग तरीके से पीडीए बताते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल अगर वोट बैंक को हम देखें विजय जी, तो तकरीबन 50 से 52% ओबीसी वोट बैंक का हिस्सा है। उसमें भी जो सबसे बड़ा चंक है वो यादव वोट बैंक का है, 19% का। एनडीए की ये जो कोशिश है, अब एनडीए की कोशिश है या ओम प्रकाश राजभर ने खुद ने ये बैटन अपने हाथ में ले लिए, जैसे हर्षवर्धन जी बता रहे हैं, इसका समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है? देखिए, हर्ष की इस बात से मैं सहमत हूँ कि वो ओम प्रकाश राजभर की ये सारी एक्सरसाइज अपनी प्रासंगिकता के लिए है कि वो पार्टी को बताएं, देखिए मैंने ये कितना शहादत के काम कर रहा हूँ और मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ अखिलेश के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी को फायदा उसमें यह है कि कुछ बोल भी दे तो ठीक है, ओम राजभर जी ने बोला है, पार्टी को सीधे सीधे से उसमें नहीं पढ़ना पड़ता और उसमें बिजी रहेंगे। अखिलेश जी भी लेकिन सर पूर्वांचल में इसी राजभर वोट बैंक की बात करें तो ये 12% से ज्यादा का है। हाँ वो है राजभर, तो इसलिए तो राजभर जी को साथ में रखे हुए हैं वो, और उनकी प्रासंगिकता। नहीं, मुझे लगता है तथ्यात्मक तौर पर गड़बड़ है। पिछड़ों में हो सकता है, पिछड़ों में 12% पिछड़ों की बात कर रही हूँ, वो भी कुछ जिलों में सिर्फ। हाँ, कुछ 4-5 जिले हैं जहाँ पर पिछड़ों में। वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में 3 से 4 पिछड़ों में ही मैं कह रही हूँ कि सब कैटेगरी करते हुए 3 से 4% के आसपास है, लेकिन पूर्वांचल में 12% तक है। हाँ वो ठीक है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि राजभर जी पर जितना, और अखिलेश जी ने ये बात जो बोली है, मैं उस पर कह रहा हूँ कि वो हमेशा ही एक को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते रहे हैं। कभी अल्पसंख्यक भी बोलते हैं, कभी अगड़ा भी बोलते हैं, कभी आदिवासी भी बोलते हैं, वो ठीक है, उनको जहाँ पर हाँ नमक स्वादानुसार वाली बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अगर राजभर जी पर इतना भरोसा कर रही है, भरोसा नहीं कर रही है, वो वैसे ही मौका दिया होगा, क्योंकि राजभर जी का तो इधर से उधर जाने में कोई बहुत समय नहीं लगता ना। और वो तो कहते ही भी हैं, अभी मैं उनका बयान देख रहा था, भाई हम तो सत्ता के लिए जहाँ रहेंगे वहाँ रहे, उसकी तरफ बोलेंगे, जहाँ खड़े हैं सिंहासन के साथ बोलते हैं। तो उनका मुद्दा वो है। अखिलेश जी अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कितना वोट पाएंगे, ये रोड मैप कहाँ लेकर जाएगा? वो हस्तिनापुर के खूंटे से बंधे हैं। हाँ फिलहाल हस्तिनापुर के खूंटे से बंधे हुए हैं। थोड़ा सा और लेकिन मैं कर दूं, 1% से भी कम है पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में 1% से भी कम है। 1% से भी कम। ठीक, अरे आप उनको बनाने दीजिए ना दुकान। नहीं, राजभर जी की नहीं ठीक है, सही जानकारी कह रहा मैं राजभर जी के लिए कह रहा हूँ। दूसरा बात, मैं एक निवेदन उस पर कर दूं, राम मंदिर वाले मुद्दे पर, कि इस जो आलोक कुमार जी बोले हैं, इसका मतलब पानी सर से गुजर गया, विश्व हिंदू परिषद को लगा, और उनको लगता था, और मुझे तो लगा जब आलोक जी का ये मैंने स्टेटमेंट देखा था कि उससे पहले ही ये खबर आ जाएगी कि चंपत राय जी और जो तीनों लोग इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उसके बाद भी इस्तीफा की खबर नहीं आई। मुझे लगा था कि साथ साथ ही ये खबर आ सकती है, बल्कि उससे पहले भी वो खबर आ सकती है। ये बात है, और ये राम भक्तों का दबाव है, समझे? जो लोग जो उस दिन पहले दिन हमने कहा था कि 2 दिन पहले हरिद्वार के अंदर संत सम्मेलन हुआ था, विश्व हिंदू परिषद और संतों ने मिलकर के बैठक की थी, और उसमें मंदिर मुद्दा बहुत गंभीरता से और बहुत आक्रामकता से जोर शोर से उठाया गया था।
क्या ये उसका परिणाम है? नहीं, जो भी है, लेकिन मुझे नहीं राम भक्तों मालूम। में पूरे देश दुनिया में भी जो प्रतिक्रिया हो रही है उसका दबाव भी वहां पर दिखाई दे रहा है। और बिना दबाव के तो होता नहीं। अभी तक तो हम लोग सर्टिफिकेट ही बांट रहे थे चंपत राय जी को। मैं किसी भी व्यक्ति को न सर्टिफिकेट ये बांटने की वो बेईमान है या ईमानदार है, इस पर जाता नहीं। कानून जो है अपने तरीके से देखता है। एक पक्ष था कानून का कि भाई ये अपराध हुआ चोरी का। सर, नए सीईओ मिलने वाले हैं क्या राम मंदिर को? वो तो उसकी भूमिका पहले बन गई। इस पर हम बहुत लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं कि वो ये सारी भूमिका उसके लिए तो है ही। लेकिन मैं कह रहा हूँ राम भक्तों का दबाव हुआ, दूसरा राजनीतिक दबाव हो गया। जो हमने उस दिन कहा था कि ये अयोध्या का 2024 में सीट चोरी हुई, अब ये चंदा चोरी 2027 में सरकार चोरी तक ना पहुंच जाए, ये डर भी भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार को है। और ये कहना कि विश्व हिंदू परिषद को और संघ को और बीजेपी को लोग अलग अलग देखते हैं या ट्रस्ट को, वो तो है ही चारों लोग एक ही। इसमें अलग देखने की क्या बात है? ट्रस्ट भी संघ का, बीजेपी भी संघ की, विश्व हिंदू परिषद भी संघ की, तो इसमें अलग कुछ नहीं है। लेकिन संघ की चुप्पी जो है वो उनकी भूमिका को और उनका जो एक कहना चाहिए सर्टिफिकेट है कि वो बेहतर तरीके से काम करते हैं, उसको डेंट किया इसने। समीर जी, बात पीडीए से शुरू हुई थी, घूम फिर करके वापस विजय जी राम मंदिर पर नहीं, बड़ी बात है। एक चीज मैं कहूंगा, संघ की भूमिका कहां से संदेह के घेरे में आ गई? संघ विश्व हिंदू परिषद को संघ से अलग थोड़ी करते हैं। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि जहां भी जो काम कर रहा है उस पर तुरंत संघ कोई प्रतिक्रिया देता है, कभी नहीं देता है। वही, लेकिन ये तो सच है मैंने ना, कल भी पूछा था लेकिन कि ये क्या तो संघ सच है पूछता ना कि संघ, अगर विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता आलोक जी ये बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब संघ क्या चाह रहा है वो तो स्पष्ट है। लेकिन ऐसे कोई नीजर रिएक्शन संघ के स्वभाव में भी नहीं रहा, चाहे वो विरोध में हो या फिर उनके पक्ष में। हाँ, उनको ये जरूर पता है, और मेरी जो अपनी निजी जानकारी है, संघ का शीर्ष नेतृत्व इसको लेकर बहुत गंभीर है। अब ये चंपत जी को सोचना है कि इतने लंबे समय से जो पूरा का पूरा संघ परिवार आप कह लीजिए, वैचारिक अधिष्ठान कह लीजिए, हिंदू कह लीजिए, जो भी है, अगर उन सबको जो बात साफ साफ दिखाई दे रही है वो चंपत जी को, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को क्यों नहीं समझ में आ रही? बात करेंगे पीओके में मचे हुए भयंकर बवाल की। पीओके में पिछले 16 दिनों से जारी प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। कई लोगों की जान जा चुकी है। रावलकोट में एक बार फिर से लोग सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पाकिस्तान की सरकार को 24 घंटे का फाइनल अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो अब लड़ाई आर पार की होगी। लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार इस विरोध को दबाने के लिए हर बार एक नई चाल चलती है। एक बड़ी खबर यह आ रही है कि शहबाज शरीफ ने पीओके में दूध और दवाइयों की सप्लाई रोक दी है। सप्लाई वाहनों को पीओके जाने से रोका जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रावलाकोट में पिछले कई दिनों से बाजार बंद है। मुजफ्फराबाद में दवा की बड़ी किल्लत है। नीलम जिले में कहीं पर भी आटा नहीं मिल रहा। इंटरनेट सेवा ठप है। पाकिस्तान की सरकार ये कह रही है कि पीओके में ऑल इज वेल है। तो प्रदर्शनकारियों ने 24 घंटे के अंदर अंदर पीओके से पाकिस्तानी सेना और सरकार को बोरिया बिस्तरा बांधकर भाग जाने का अल्टीमेटम दिया है। कुछ तस्वीरें आप वहां की देखिए। तो जो तस्वीरें सामने आ रही है और जो डिटेल्स आ रही है समीर जी, ये तस्वीरें और ये जानकारी तकरीबन 60 लोगों के, जब से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, 60 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और निहत्तों पर गोलियां चलाई गई हैं। और बड़ी वाजिब मांगों के साथ ये लोग सड़क पर हैं। इनकी आवाज को कुंद करने के लिए बताया जा रहा है कि सप्लाई भी रोकी जा रही है, दूध नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, आटा नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, दवा नहीं पहुंचने दी जा रही है। देखिए, पीओके में जालिम आसिम मुनीर कितना भी अपना जोर चला रहे हो, लगातार जिस तरीके से वहाँ नरसंहार कर रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, युवाओं को मारा जा रहा है, महिलाएं वहाँ, कहाँ खबर ये आ रही कि महिलाएं वहाँ की जो थी पीओके की, उनको उठाकर सैनिक वहाँ से कई महिलाओं को लेकर चले गए। तमाम तरह के अत्याचार उनके ऊपर किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जो आग लगी है और जो उनके अंदर जज्बा बंधा है कि भाई अब हमें मुक्ति चाहिए आसिम मुनीर से, पाकिस्तान से,
और मुझे लग रहा है कि अब ये अंतिम परिणति को लेकर जा रहे हैं। अब उन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती और मुझे लगता है कि वो देखते होंगे ना कि भारत के पास जो कश्मीर है वहाँ जिस तरीके से विकास हो रहा है, काम हो रहा है, लोग अच्छे जीवन जी रहे हैं, उनको लगता होगा कि भाई हमारा जीवन इतना नरकी क्यों है, हम पास में देखने पे इतना बेहतर है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, सुविधाएं मिल रही है, सारे साधन हो रहे हैं, वो लोग इतने बेहतर जिंदगी जी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और हम दिन पर दिन बदतर क्यों होते जा रहे हैं। तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ सरकार जिस तरीके से उनके अत्याचार कर रही है, अब उन्होंने अपने सर पे कफन बांध लिया है कि ये कुछ भी करे हम उनसे मुक्ति पाकर लिखेंगे। अब वो भले उनके पास दूध न दे, आटा न भेजे, चावल न भेजे, तमाम तरीके सैनिक वहां पर प्रतिबंध लगवा दो आप उनको, लेकिन अब वो सड़कों पर उतर आए और मुझे लग रहा है ये लड़ाई लंबी चलेगी लेकिन जीत उनकी होने वाली है। और ये तय है कि अब वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो आजाद होकर रहेगा। अब वो जीत की तारीख कब होगी और आसिम मुनीर की हार कब होगी, ये तो पीओके में जो इस वक्त ये जंग लड़ रहे हैं वहीं के वासी ही बता पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान सरकार के खिलाफ गुस्सा केवल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही नहीं है, बलूचिस्तान में भी लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया है। बलूचिस्तान के चर्चित एक्टिविस्ट महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा के बाद लोग सड़क पर हैं और महरंग बलोच पर दिए गए फैसले का लोग विरोध कर रहे हैं। ग्वादर में 2024 की एक रैली के दौरान सिक्योरिटी ऑफिसर की मौत के मामले में महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला उस समय आया जब महरंग बलोच हिरासत में लिए गए दूसरे बीवाईसी नेताओं और उनके वकीलों ने जब कोर्ट की कार्रवाई का बॉयकॉट किया था। बताया जा रहा है कि पेशे से डॉक्टर हैं महरंग बलोच, बलूचिस्तान के लोगों के अधिकारों के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रही हैं, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खुलकर बोलती हैं। महरंग बलोच ने अपने प्रांत में लोगों को जबरन गायब करने के फैसले के खिलाफ भी लगातार आवाज उठाई है। महरंग बलोच की गिरफ्तारी, दरअसल पाकिस्तान की सरकार हो या फिर वहां की फौज, जो दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ना बलूचिस्तान संभल रहा उनसे, ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर संभल रहा, ना खैबर पख्तूनख्वा संभल रहा। देखिए, महरंग बलोच वो व्यक्ति हैं जो बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी का जो आतंक है उसके खिलाफ वो लड़ाई कर रहे थे और बलूचों को इकट्ठा कर रहे थे। चूँकि वो पेशे से डॉक्टर थे इसलिए उनकी बहुत प्रतिष्ठा भी थी और उनका मानना था कि ये फोर्सफुल ऑक्यूपेशन हमारा किया गया है। जैसे 1947 के बाद जो है वो कोई ऑटोमेटिक उनका हिस्सा नहीं बन गया था, उस हिस्से को उन्होंने अपने पास कब्जा किया था। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वहाँ पर घटनाएं घटित हो रही हैं, त्वरित तो कुछ नहीं होने वाला है। त्वरित में एक ही काम हो सकता है कि वहाँ पर अभी वो ऑटोनोमस रीजन है, तो आप मान करके चलिए कि वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या बाकी सारी चीज़ों का काम है उसका दायित्व जो है वहाँ की प्रांतीय सरकार की है। वहाँ करेंसी, कम्युनिकेशन, विदेश नीति और डिफेंस, ये सब चीज़ें जो है वो पाकिस्तान की सरकार करती है। तो क्या आने वाले दिनों में उसको फुल्ली इंटीग्रेट करने की वो कोशिश करेगी क्या पाकिस्तान की सरकार? और उसके लिए दमन वहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि जो लोग अभी सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका दमन करके, और उस दमन के विरोध यदि वो दमन और बढ़ता है तो मुझे लगता है चिंगारी और बढ़ेगी आने वाले दिनों में। बलूचिस्तान के साथ एक ही चीज अभी रह रहा है, जो कल मैंने कहा था कि बलूचिस्तान के जो आंदोलन थे उसको समर्थन ईरान का भी था, टैक्टिकल समर्थन ईरान का था। और हम मान करके चलते थे कि एक समय कहीं ऐसा आएगा कि भारत की सेना जो है ऑपरेट करती है या भारत बलूचिस्तान मूवमेंट को खुलकर के समर्थन में आ जाता है, तो क्या उस समय ईरान भी खुलकर के आ जाती, क्योंकि वहां के बहुत लोग मानते हैं कि उसके कई उसके हिस्से जो हैं वो ईरान के हिस्से होने चाहिए थे। अब जब रिश्ते उनके आपस में बढ़ रहे हैं तो क्या बलूचों के मूवमेंट को उतना पहले जैसा ईरान समर्थन करेगा या नहीं करेगा, ये आने वाले दिनों में देखने को दो बातें हैं जो अभी पीओके और विजय जी बलूचिस्तान के संदर्भ में भी कही गई। हम महरंग बलोच की बार बार इसलिए बात करना जरूरी है, बलूचिस्तान की शेरनी के तौर पर इन्हें पुकारा जाता है। पाकिस्तान का टुकड़ा टुकड़ा होना, ये भारत हमेशा से यहाँ पे एक डायलॉग और डिस्कशन रहा है। हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैं इस पर थोड़ा और विश्लेषण बड़ा करना चाह रही हूँ। देखिए, महरंग बलोच ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जी, तो वो अपनी लड़ाई वहाँ पर चल रही है उनकी, वो लगातार लड़ रहे, कोई नई बात उसमें नहीं हुई है। लेकिन बलोच के साथ जो एक बात इंपॉर्टेंट हुई, जो प्रोफेसर साहब ने कही, एक तो उसको समझना चाहिए कि ईरान उसमें सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ईरान और अभी जो अमेरिका ईरान के बीच डायलॉग है उसमें पाकिस्तान के मुझे नहीं लगता कि ईरान इस समय इस मसले पर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ काम
करेगा तो वो बलूच के साथ खड़ा दिखने की कोशिश तो कम से कम नहीं करेगा। दूसरी तरफ आपने मतलब अभी आपने इसका जिक्र किया, एक वो भी देखिए जो अफगान जो लोग हैं, तालिबानी जो लोग पाकिस्तान को पूरे के पूरे उस बॉर्डर को क्रॉस करके डूरन लाइन के, वहाँ पर भी एक बड़ा विवाद और आंदोलन लगातार चल रहा है। पीओके को लेकर एक बात समझने की जरूरत है कि पीओके को दरअसल न तो पीओके के लोग उसको अपना पाकिस्तान के साथ जोड़कर देखते हैं और न पाकिस्तान के लोग अपने साथ जोड़कर देते हैं। पाकिस्तान को जब आतंकवादियों को भारत के खिलाफ तैयार करना हो, आतंकवादी अड्डे बनाने हो, ये सारे काम करने हो, उसके लिए पीओके का इस्तेमाल, हाँ इसके लिए इस्तेमाल होता है। बाकी कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है वो कितना काम कर रहा है। ये नहीं है कि आज हो जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीओके खासतौर से वो पाकिस्तान पीओके का वो हिस्सा 1970 की स्थिति में पहुंच रहा है। 1970? हाँ, जो 1970 में जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ वो पीओके के करीब पहुंचने लग गया। अब वो आग लगने में उस गुस्से को लेकिन वो किसी भी दिन ब्लास्ट हो सकता है। कई बार होता है ना, इतना सिमर करके जो धीमी आंच में चलता रहता है वो किसी दिन ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन वहां पहुंच रहा है। और पीओके को लेकर पाकिस्तान बहुत मजबूत तरीके से वो लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये जितना ये कर रहे हैं ना, ये सेना को वहां पर भेज रहे हैं, ये उस गुस्से को और बढ़ा रहा है। हाँ, तो ये उनके लिए ज्यादा मुश्किल का काम होगा और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान सरकार का पीओके के लोगों के साथ कोई इंटरेस्ट पाकिस्तान के जुड़ाव का नहीं है। तो वहां पर ये संभावना हो सकती है। अब जो दूसरे लोग हैं वो कितना देख रहे हैं, इसका कितना मौके का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर भी डिपेंड करेगा। हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए एक तो ये कि जब हम महरोंग बलोच की बात कर रहे हैं तो 33 साल की लड़की है और इसने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के नाक में दम कर रखा है और यही वजह है कि उसको उम्र कैद की सजा उन लोगों ने सुना दी है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये बाहर रहेगी तो उनके लिए बहुत मुसीबत करेगी। एक चीज ये अभी के संदर्भ में बिल्कुल ठीक बात है कि ईरान जिस स्थिति में है उसमें शायद अभी वो बलोच लोगों की जो मदद करने की बात है वो नहीं कर पाएगा, वो स्थिति उसकी नहीं है। और शायद ये भी वजह है कि पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि इसी समय में वो दमन पूरा करे। लेकिन दूसरा पहलू भी है, बलोचिस्तान से और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, इनसे जिस तरह की आवाजें चल रही हैं, जैसे वो जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, जिसके ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसके एक नेता को मार दिया गया और जिसके बाद वहां 60-70 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। तो एक तरह से कहें कि पाकिस्तान भले दूसरी तरह से लग रहा हो कि अच्छा चलो वहां वो मीडिएशन टेबल पे बैठा हुआ है, ईरान से मामला उसका ठीक हो गया, लड़ाई उस तरह की नहीं, लेकिन उसके अंदर विस्फोट बहुत जबरदस्त है। और मैं ये मानता हूं कि वो इस विस्फोट 100% पाकिस्तान के टुकड़े कराएगा ही कराएगा। टाइम फ्रेम वो तय कर पाना थोड़ा मुश्किल, लेकिन टुकड़े तो होना तय है। ईरान और अमेरिका युद्ध की स्थिति और जो पीस टॉक चल रही है उस पर भी आपको अपडेट दे दूं। इसी पीस टॉक में बिचौलिया बना हुआ है पाकिस्तान। अपना मुल्क तो संभल नहीं रहा है, लेकिन ईरान के दर्द को अपना दर्द बता जरूर रहा है। अपनों का दर्द उसे दिख नहीं रहा, क्योंकि अपने खैर मानते ही नहीं, वो ना पीओके के लोगों को मान रहे, ना बलूचियों को मान रहे हैं। ये जो ईरान और अमेरिका के बीच डील हो रही है, इस डील में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लाइमलाइट लेने में सबसे आगे हैं। यही लाइमलाइट का लालच स्विट्जरलैंड में उन्हें भारी पड़ने वाला था। ब्राजील के एक मशहूर पत्रकार ने चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने बताया है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हत्या का खौफनाक प्लान बना रही थी। पत्रकार का दावा है कि इस हत्या का आदेश सीधे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से आया था। जर्नलिस्ट का दावा यह है कि यह साजिश उस वक्त रची गई जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान का डेलीगेशन स्विट्जरलैंड पहुंचा था। हालांकि पाकिस्तान के सुरक्षा अधिकारियों ने इस पूरे दावे को सिरे से खारिज कर दिया और इसे बकवास करार दे दिया। क्या बोला जाए? देखिए, अब इसमें पाकिस्तान ने जो किया उसकी भूमिका को हम पूरी तरीके से खारिज तो नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान ने बिल्कुल, यदि हम पूरा निगोशिएशन देखें तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने उसको महत्व दिया इस पूरे ये में। वो चाहे वो एक मुस्लिम कंट्री होने के नाते हो, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। उसकी जो सऊदी अरब से नज़दीकियां थीं वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। लेकिन बीच में कतर आ गया तो कतर और ये दोनों उसके साझेदार हो गए, एक तरीके से ज्वाइंट साझेदार हो गए। लेकिन पूरे परिदृश्य में आप देखेंगे
तो मुझे ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर को इस पूरे प्रोसेस में ज़्यादा महत्व दिया गया, उनके प्रधानमंत्री को उतना महत्व नहीं दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की भूमिका को हम पूरी तरीके से खारिज नहीं कर सकते हैं इस पूरे जो पीस डील हुआ है। अब आने वाले दिनों में ये कितना सक्सेसफुल होता है, नहीं सक्सेसफुल होता है, ये और बात है। लेकिन तत्काल तो हमको ये मान करके चलना पड़ेगा कि इस प्रक्रिया के अंदर पाकिस्तान एक भूमिका में था। ये जो आसिम मुनीर हैं, इजराइल को तो खैर कभी भी आसिम मुनीर, विजय जी, आसिम मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो, उन्हें कभी भरोसा रहा ही नहीं है। और वैसे भी जो ईरान के साथ खड़ा है वो इजराइल के साथ नहीं खड़ा हो सकता। तो ठीक बात है। और पाकिस्तान को ईरान के साथ ही खड़ा होना है, वहाँ पर ईरान के साथ उसका एक लंबा रिश्ता भी रहा है। इजराइल के साथ तो खड़ा होना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। उस खबर को मतलब हम लोग को वो नहीं कर सकते कि सही है और गलत है, लेकिन खारिज नहीं कर सकते कि क्या है, क्योंकि दुश्मनी तो नेतन्याहू की और पाकिस्तान की जग जाहिर है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि अमेरिका और ईरान के मसले पर पाकिस्तान ने जो भूमिका निभाई उसे खारिज नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारी पिक्चर्स उसमें आई हैं, तो मुझे ध्यान है, मैं उस फिल्म का नाम भूल गया। हिंदुस्तान में कोई एक फिल्म थी, बड़ी हिट हुई थी, जिसमें बोमन ईरानी थे और वो थे, तो वो हर बड़े एक्टर और बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचाते थे। उसमें उनका एक खोफला का घोंसला, ऐसी हाँ, खोफला और का वो प्लेकार्ड के साथ भी खिंचवाते, मतलब केवल उनका कटआउट है और उसके साथ फोटो खिंचाते थे। ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है कि मतलब जितनी भूमिका उनकी है उससे ज़्यादा फोटो उसमें खींची हैं, लेकिन उनकी भूमिका रही और उसको रहा, और इससे भी नाराज़गी नेतन्याहू की बढ़ी होगी। लेकिन क्या आसिम मुनीर और इजराइल का जो नाराज़गी है उसमें पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती में कोई बड़ा बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आ जाएगा? ऐसा भी मुझे नहीं लग रहा। वो ईरान ये भी सोचता है कि वो मेरे साथ तो खड़े हैं, लेकिन वो तो अमेरिका के साथ भी खड़े, तो उनकी जो विश्वसनीयता है पाकिस्तान की, वो दोनों तरफ ही घेरे में। अमेरिका भी ऐसे ही सोचता है, इसलिए वो जब बात होती है तो कभी कह देते हैं कि नहीं कतर के साथ हम बात कर लेंगे, कभी ये कर लेंगे। ईरान भी समझता है कि भाई एक मुस्लिम कंट्री के तौर पर उसका साथ रहना एक वाजिब बात है, लेकिन वो किसी भी दिन अमेरिका के साथ खड़ा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका को इनकार करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। दोनों के बीच में यदि चुनाव करना होगा तो अमेरिका तो वो अमेरिका के साथ खड़ा होंगे, ईरान के साथ खड़ा नहीं होगा। क्या पाकिस्तान झूठ भी फैला रहा है अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए? सी हाउ मच इम्पोर्टेंट आसिम मुनीर इज। नहीं, वो खबर जो जिस हिसाब से की गई उसके बाद पाकिस्तान का उसमें बयान आया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद नेतन्याहू की ऐसी कोई मंशा नहीं होगी, क्योंकि अगर नेतन्याहू की ऐसी कोई मंशा होती तो मोसाद क्या कर रहा है ये कभी किसी को भनक नहीं लगता। ये घटना घटने के बाद पता पड़ता, जब जांच होती ये बात उसके पहले कभी खबर नहीं लगती इस तरीके से कि इतने बड़े व्यक्ति को मारने की योजना इतने आसानी से पाकिस्तानियों को पता पड़ जाती है, और पाकिस्तानी धमकी देते कि इजराइल का हम नामो निशान मिटा देंगे, हम परमाणु बम गिरा देंगे। ये सब अपने आप को महत्व देने की बात है। काम हो जाने के बाद पता चलता है कि मोसाद ने कर दिया। क्यों करेगा इजराइल? क्यों पाकिस्तान से एक नया पंगा खड़ा करेगा? इजराइल को अगर ये वार्ता रुकवानी थी तो इजराइल तो ईरान पे बमबारी कंटिन्यू रखता, किसी उनके बड़े नेता को मार देता, जिससे पीस टॉक कंटिन्यू होती। कभी भी इजराइल ये नहीं करता कि वो पाकिस्तान पे इस तरीके से जाके नया फ्रंट खड़ा करके अमेरिका से भी दुश्मनी मोल लेता है। वो इजराइल इस बात को जानता है कि भाई आसिम मुनीर इस समय ट्रम्प के बहुत लाडले हैं, तो वो नहीं चाहता कि भाई पाकिस्तान से भी झगड़ा मोल लो और अमेरिका की नाराजगी भी इस मामले को लेकर जलो और दुनिया में अलग थलग पड़ो। तो मुझे लग रहा है कोरी और इजराइल को हासिल भी क्या होगा? कुछ नहीं होता, मुझे लगता है कोरी अफवाह है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। बस पाकिस्तान को अपना इंपॉर्टेंस बताने की बात थी। हालांकि ठीक है टॉक में उसका इन्वॉल्वमेंट रहा है, लेकिन कुछ पाकिस्तान को बहुत कुछ इसका फायदा मिला हो मुझे ऐसा नजर नहीं आता। अमेरिका ईरान की भी बात हो, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सख्त तेवर दिखाए हैं। ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि 1 घंटे में वेनेजुएला को खत्म कर दिया और 1 हफ्ते में ईरान खत्म हो गया। ट्रंप के वही पुराने तेवर ऐसे समय में देखने को मिले हैं जब ईरान के सर्वोच्च लीडर रहे आयतुल्लाह खामेनी का अंतिम संस्कार होने जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ सबसे बड़ी जीत मिली। ईरान अब उनकी शर्तों पर सामने आकर बात कर रहा है और ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। आप सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। The war is going very well. As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions. We'll see what happens, but it's been very, very, very powerful. It's going very, very well. जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, मैं तो तब से सोच ही रही हूँ कि कौन सी जीत का वो क्रेडिट मांग रहे हैं, जीत हुई कहाँ पर है? नहीं देखिए, ट्रंप जो है ना, सचमुच ट्रंप के ऊपर अब तो केस स्टडी का समय आ गया है
और हो सकता है कि दुनिया के बड़े विश्वविद्यालय इनके चरित्र पर, इनके मिजाज पर, इनके जो बोलने का अंदाज है, इनकी जो धमकियां देने का अंदाज है, धमकियों के बाद लौट आने का अंदाज है, फिर आई लव यू टाइप का जो अंदाज है, फिर माय डियर फ्रेंड्स कहने का अंदाज है, वेनेजुएला के लिए बोला ना आज माय न्यू फ्रेंड, हाँ, वेनेजुएला के लिए डील से सब हो जाता है। भूकंप आ गया क्या? तो वो सब जो है, तो मुझे लगता है कि ट्रम्प बड़ा जिसको कहते हैं कि उस कुर्सी पर वो बैठे हैं जिसके पास बहुत से ऐसे प्रिविलेज हैं, वो प्रिविलेज जो कहते हैं ना उससे बनी हुई पर्सनालिटी है। और वो पर्सनालिटी बार बार, जैसे अब तो नहीं होता, अब तो कम होता है, कभी कभी हो जाता है, पहले क्या है कि बार बार लाइट आती जाती थी, ट्यूबलाइट जो है फ्लिकर करती थी, तो कई बार तो चोक जाके ऐसे से करना पड़ता था। तो ट्रम्प भी कई बार जब गड़बड़ाते हैं तो चोक ऐसे से करना पड़ता है, तब वो राइट टाइम होते हैं। तो मुझे लगता है कि उनका चरित्र जो है कुछ, अब बताइए, जीत कहीं हुई नहीं, ऐसा कुछ मिला नहीं अभी तक, और आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो, और हर जगह वो बिग डील करते हैं। मतलब नग लेके आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पहुंचे थे, नग लेकर, जो हमारे यहाँ ये रेड साइकिल पे लेके जो घूमते हैं, तो उसको भी उन्होंने कहा कि हमने बहुत बिग डील की है, पाकिस्तान में हम रेयर अर्थ मिनरल खोजेंगे। तो ट्रम्प का सब कुछ बिग होता है, हालांकि वो बिग एम्बेरसमेंट बन रहे हैं अमेरिका के। और अब 8 लाख करोड़ रुपए मांगे उन्होंने संसद से कि भाई इतना खर्चा हो गया ईरान युद्ध में, 8 लाख करोड़ चाहिए, वो भी बिग चाहिए, और संसद ने मना कर दिया कि 8 लाख करोड़ सैंक्शन नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ठीक, हमारे किसी साथी ने जो टॉप बैंड ऊपर लिखा है ना कि अब न्यू नॉर्मल है, यही न्यू नॉर्मल है विजय जी। हाँ। ये न्यू नॉर्मल है, और हम सब लोग नहीं देख पा रहे, उनको दिख रही है जीत, और अब तक इतनी बार वो जीत चुके हैं इस पूरे जंग में। सबसे ज्यादा विजेता रहने वाले राष्ट्रपति के तौर पर विजय जी 4 जुलाई को जाएंगे क्या? ईरान जाएंगे, उनके अंत्येष्टि में जाएंगे क्या ट्रम्प साहब? तो वो बड़ी बात है, और लगातार वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो चले जाते हैं तो ये एक अच्छी मैसेजिंग होगी। मुस्तफा के साथ भी मिलने के लिए तैयार है। अगर उनकी कंपनियों को इजाजत मिल गई होगी तो वो जाएंगे। उसमें एक लाइन की बात, अगर अमेरिकी कंपनियों को तेहरान में अपना पांव जमाने का मिलेगा तो बिल्कुल जाएंगे, और जो स्टेट फ्यूनरल है उसमें वो शामिल होंगे। सर क्विक कमेंट। नहीं, शामिल तो नहीं होंगे वो करके। सर कोई भी बात बहुत भरोसे के साथ मत कहिए, और नहीं खुद ही भरोसा नहीं, और नहीं, मैं जो एक बार कमिटमेंट बम्बर लेके जाएंगे नहीं, लेकिन ईरान उनको न्योता भी नहीं भेजने जा रहा है, असली है मूल बात यह है। और इसलिए नहीं बोल रहा है कि ऐसा यदि ईरान कर दिया तो ईरान की जनता जो है उन्हीं को पहले, जो न्योता भेजने वाले हैं उन्हीं को कूटेगी, तो ये संभव होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात तो सही है कि ट्रम्प अविश्वसनीय है, अनप्रेडिक्टेबल है, और ये उनकी अपनी जनता के लिए भी वो एम्बैरेसिंग के पात्र हो गए हैं। अमेरिका डेमोक्रेसी जिसके कहा जाता है कि भाई बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी है, कई बार लोग सवाल खड़ा करते हैं कि कैसे हमने चुन लिया। तो रिपब्लिकन के जो लोग हैं, जो रिपब्लिकन के साथ खड़े होते हैं, वो कंजर्वेटिव माने जाते हैं जी। अब कंजर्वेटिव में उन्होंने इतना अच्छा सितारा दिखाया, इतना अच्छा कुछ भविष्य दिखाया, मागा जिसे हम कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये इतना बड़ा उन्होंने तस्वीर दिखाई कि उसके पीछे वो होली है। अब अमेरिका को महसूस हो रहा है, अमेरिकन में रिपब्लिकन्स को भी अब महसूस हो रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि ट्रंप की रेटिंग कभी भी ऊपर नहीं गई, हमेशा नीचे खिसक रही है, चाहे युद्ध हो या युद्ध के बाद। सर डोनाल्ड ट्रंप ना इससे पहले अमेरिका का कोई ऐसा राष्ट्रपति हुआ और ऐसी नजीर उन्होंने खड़ी कर दी है, आने वाले वर्षों में भी ऐसा कोई राष्ट्रपति होगा ये कहना मुश्किल है। बात महाराष्ट्र की, जहां सियासी टेंशन थमने का नाम नहीं ले रही। अभी तक तो उद्धव गुट में टूट फूट से विपक्ष मुश्किलों में फंसा हुआ था, लेकिन अब सत्ता पक्ष की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि फडणवीस सरकार में शामिल एनसीपी के विधायक नवाब मलिक की बेटी सना मलिक ने भारत में पाकिस्तान की तरह ही शरिया कानून लाने की मांग की है। महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर बोलते हुए सना मलिक ने कहा कि 3 तलाक कानून पर उन्होंने अटैक किया, मुस्लिम लॉ के तहत कुरान से कानून बनाने और उसे लागू करने की वकालत की। इसके बाद सदन के अंदर खूब हंगामा हुआ, सत्ता पक्ष के लोग विरोध में उतर आए। सबसे पहले आपको सुनना होगा कि सना मलिक ने ऐसा कहा क्या जिसकी वजह से इतना बवाल खड़ा हुआ और विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष के लोग सरकार को सपोर्ट करने वाली पार्टी के विधायक के ही विरोधी हो गए। आप पहले सुने क्या कहा उन्होंने। पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ, जो हमारा कुरान जो कहता है, उसको इम्प्लीमेंट किया है।
और वही अगर इधर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम में से किसी को भी इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज़ कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए और हम इसकी मांग करते हैं। दूसरा, ट्रिपल तलाक जो है, आज भी मैं कहना चाहूँगी तलाक के कई फॉर्म्स होते हैं, तो तलाक़े हसन, तलाक़े एहसन और तलाक़े बिद्दत। तलाक़े हसन, तलाक़े एहसान, ये जो 2 तलाक है ये हम फॉलो करते हैं। तलाक़े बिद्दत इज़ अ कल्चरल फॉर्म जो सालों पीढ़ी बाई पीढ़ी फॉर्म होते आया है, उसमें कहीं भी उसका हमारे रिलीजन में मेंशन नहीं है। तो जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को रद्द किया गया, उसके ऊपर लॉ लाया गया, जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसको रद्द किया गया। पॉलीगैमी सिर्फ मुस्लिम्स में अलाउड है। पॉलीगैमी केवल मुस्लिम्स में अलाउड है, ये बात रह गई थी। सना मलिक को लगा कि ये बात भी कह देनी चाहिए। सना मलिक ये बात क्यों कह रही हैं, मेरा सवाल ये है समीर जी, और ये सवाल इसलिए है क्योंकि वो भी जानती है हमारा देश तो संविधान से चलता है, देश कुरान से नहीं चलेगा। तो वो भी ये जानती हैं कि ये तो नहीं हो सकता भारत में। फिर ये बात वो क्यों कह रही हैं, किसे एड्रेस कर रही हैं? देखिए, वो अपने पिता के पश्चिन्हों पे चल रही है। उनके पिता नवाब मलिक शरद पवार के बड़े करीबी रहे। अभी ये सना मलिक अणुशक्ति नगर से विधायक है और उन्होंने स्वराब भास्कर के पति को, फरज को, वहाँ से चुनाव, विधानसभा चुनाव हराया था। और अगर आप देखेंगे तो नवाब मलिक ने कहा था कि भाई हमारे लिए आपका संविधान बाद में, हमारे लिए हमारी कुरान पहले, तो हम तो कुरान के हिसाब से चलेंगे। तो मुझे लगता है कि अपने पिता के पचंदों पे चल रही है। और जिस तरीके से राजनीति नवाब मलिक ने की, तमाम आरोपों में रहे, और जब उनको टिकट दिया गया, वो जब गठबंधन में आए, अजित पवार साथ में लेकर आए, तो बहुत देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कह दिया था कि अगर नवाब मलिक आपके साथ रहेंगे तो कोई पार्टी उनके लिए प्रचार नहीं करेगा और हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं रहेगा। उसके बाद भी अजित पवार उनको लेकर आए, सना मलिक को टिकट दिया, वो विधायक बनी। और अब मुझे लगता है कि अब जब अजित पवार नहीं है, लेकिन अब उनके पत्नी सुनीता पवार जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री चला रही है, उनके लिए एक बड़ा एक असहज करने वाली बात होगी कि इस तरीके से बयान दिया है। देवेंद्र फडणवीस इस बात को बहुत गंभीरता से लेंगे, बीजेपी इस बात को बहुत गंभीरता से लेगी, और साथ में जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो भी इसका बहुत विरोध करेगी। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सना मलिक के लिए परेशानी बढ़ेंगी। अब ये तय करना है एनसीपी अजित पवार के गुट को कि सना मलिक के बयान के साथ जाए या उनके बयान को व्यक्तिगत कहकर खारिज कर दे, या सना मलिक को नोटिस जारी करे, या सना मलिक से कहे कि भैया आप अपने अलग रास्ता अख्तियार करें, हमारे साथ आपका नहीं चल सकता। मुझे लग रहा है कि सना मलिक के लिए मुश्किल बढ़ेगी। अब एनसीपी भी इनके साथ जाने की स्थिति में नहीं है। अब इनसे नोटिस मांगा जाएगा। फिलहाल इन्होंने जो कहा से बहुत बवाल मचा हुआ है। नीलेश राणे ने इसको लेकर जिस तरीके से बयान सुना देते, नीतीश राणे ने कहा, और वो तो उन्होंने कहा कि जिन्हें परेशानी वो जाए पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के कानून का हवाला दे रहे हैं। आप सुने नीतीश राणे का बयान। हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान चलता है। एक ही संविधान मानने वाले हम सब लोग हैं। ये मुस्लिम लॉ बोर्ड फोर्ड, ये सब कोई भी बोर्ड को सबको खारिज कर देना चाहिए। इनको हमारे ही देश में रह के शरिया कानून लेके आना है, जिहाद करना है। इस तरीके ऐसे सभी बोर्ड को स्क्रैप करना चाहिए, बैन करना चाहिए, उनके सारे मेंबर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल देना चाहिए। हर्षवर्धन जी, सना मलिक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रही है, मुसलमानों को एड्रेस कर रही हैं, अब अपने लिए कोई दूसरी पार्टी मतलब कहीं और जाने का रास्ता खोज रही हैं, क्या कर रही हैं? नहीं, देखिए, अब वो क्या कर रही हैं ये तो वही जानेंगी मीनाक्षी, लेकिन बड़ा दुख होता है देखकर जब इकरा हसन और सना मलिक जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, बड़े परिवारों से आते हैं, महिलाएं हैं, और वो जानबूझकर एक कट्टर मजहबी आवरण में खुद को प्रस्तुत करते हैं ना, तो बड़ा कष्ट होता है। और फिर ये भी लगता है कि हम जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देख रहे होते हैं तो लगता है कि कैसे उसको धीरे धीरे रेडिकलाइज कर दिया गया। वो लड़की अच्छे खासे तरीके से रहती थी, दोस्तों के साथ घूमती टहलती थी, हर तरह के कपड़े पहनती थी, कहीं भी जाकर एक जो जीवन होता है उस तरह, अचानक उसने कपड़े दूसरे पहनने शुरू कर दिए, फिर वो बुर्का पहनने लगी, फिर पूरे शरीर उसका दिखना बंद हो गया। फिर मतलब क्या इनके जैसे लोग जब ये करते हैं तो क्या उसी को और धर्मांधता को और उसी मजहबी कट्टरता को और बढ़ावा नहीं दे रहे होते? और मैं तो मतलब आश्चर्य में हूं, वो तलाके हसन तलाके बिद्दत बताकर वो उसकी पैरवी कर रही हैं। अरे भाई, महिला के अधिकार के लिए बोलने की थोड़ी तो आप में मतलब इसको कहते हैं ना कि अंदर से कुछ तो आना चाहिए ना।
मुझे वो वाली पीड़ा ज्यादा है। बाकी किस पार्टी में जाए, कहां जाए, उससे क्या लेना देना, वो तो अगर जो भी समीर जी ने बताया, देवेंद्र फडणवीस ने अगर एकदम से स्टॉप नहीं लगा दिया होता तो नवाब मलिक तो उसी वक्त आ रहे थे, मीटिंग हो गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन साफ साफ देवेंद्र फडणवीस ने पब्लिकली मना कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं, जो ये नेक्स्ट जनरेशन मुस्लिम लीडरशिप है, जो लड़कियां विशेष करके मुस्लिम नेताओं के परिवारों से आ रही हैं, उनका इस तरह से मजहबी कट्टरता के साथ जाना ये अच्छा नहीं है, ये दुखद है। सना मलिक के बयान पर बवाल मचा। अपने बयान को लेकर घिरी सना मलिक ने खुद को डिफेंड करने की कोशिश की। इंडिया टीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से उन्होंने कोई तुलना नहीं की, उनका मकसद केवल महिलाओं के मुद्दों को उठाना था। आपका क्या पक्ष था, क्या कहेंगे? हमारा पक्ष यही था कि पहले तो महिलाओं के मुद्दों को डायरेक्टली कोई रिलीजन से ना जोड़ा जाए, और दूसरा ये था कि अगर आप कोई भी, जैसे उन्होंने पॉलीगामी का रेफरेंस लाया और उन्होंने कहा कि पॉलीगामी के रेफरेंस के टाइम पे उन्होंने कुछ कोट कर दिया कि पाकिस्तान को एज एन एग्जाम्पल उन्होंने कोट किया, तो हमारा आक्षेप यही था, पहला कि आप महिलाओं के मुद्दों को कोई रिलीजन से ना जोड़े, और अगर आप भारतीय मुसलमान का कोई रेफरेंस दे रहे, भारतीय मुसलमानों को कोई भी चीज कोट कर रहे हैं, तो आप कुरान से कोट करिए, आप पाकिस्तान से कोट ना करें। इस पूरे मामले को लेकर योगेश कदम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आपको इस बात को समझना चाहिए कि जब भी कोई कानून बनता है तो कानून किसी भी धार्मिक ग्रंथ का रेफरेंस लेकर नहीं बनता। इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, जब मुस्लिम महिलाओं के लिए जो 2018 में 17-18 में जो लॉ आया, जिसको हम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन लगाया गया, उसके ऊपर क्रिमिनलाइज किया गया, तभी भी धर्म गुरुओं को उनके रेफरेंस लेके, उनके जितने भी से था वो लेके फिर आगे बढ़ाया गया। तो हमने सिर्फ इतना ही किया, जो मेरा अधिकार है कि प्रैक्टिस करो, प्रोफेस करो, प्रोपोगेट करो। मैंने प्रोपोगेट करते हुए पूरी जानकारी दी कि हम क्या फॉलो करते हैं, और अगर आपको कोई रेफरेंस देना है तो हम जो फॉलो करते हैं उसका रेफरेंस दीजिए। आप पाकिस्तान का रेफरेंस मत दीजिए, पाकिस्तान को आप आइडियोलॉजी के तरीके हमें मत दिखाइए, और ना ही उसको आप एग्जाम्पल के तौर पे भारत में दिखाइए। वैसे तो हम पाकिस्तान को हमेशा, आप देखते हो कैसे किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो पाकिस्तान इज नॉट एन एग्जाम्पल, पाकिस्तान कैन नॉट बी अ रेफरेंस। आपको लगता है वो जो बयान था वो कहीं ना कहीं उलट गया, वो ऐसा लगने लगा कि वो आपने कहा? एग्जैक्टली मीडिया में कहीं ना कहीं हमने देखा कि जिसने इनिशिएट किया उसकी बात नहीं दिखाते हुए डायरेक्टली मैंने क्या कहा वो किया गया। मैं इनकी बात समझ इसलिए नहीं पाई क्योंकि सना मलिक ने ये कहा कि पाकिस्तान का रेफरेंस, भाई पाकिस्तान का रेफरेंस तो खुद सना मलिक ने भी दिया। दूसरी बात वो कह रहे कि वो महिलाओं के अधिकार की बात कर रही है, तो भाई पॉलीगैमी में कौन सी महिला के अधिकार की बात हो गई? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो अपने आप को डिफेंड कर रही हैं। रागी जी, आपका इस पे कमेंट। सुनेत्रा पवार इनके ऊपर एक्शन ले लेंगी? जो मुझे नहीं मालूम है कि सुनेत्रा पवार एक्शन लेंगी, मुझे तो नहीं लगता है कि एक्शन लेंगी, क्योंकि उनको मुसलमानों की भी राजनीति करनी है। तो जिनको जिनको मुसलमानों की राजनीति करनी है वो उनके लिए ये कोई न्यू नॉर्मल है। जैसे ट्रम्प आपके लिए न्यू नॉर्मल है, उनके लिए सब न्यू नॉर्मल है। दूसरी बात, जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि उनको बड़ा कष्ट हो रहा है ये सुन करके कि पढ़ी लिखी महिलाएं, तो पढ़े लिखे लोगों ने तो ही इस देश का विभाजन किया था। जिन्ना कौन पढ़ा लिखा नहीं था? सर सैयद ने जो कहा था 1887 और 86 के अंदर कि हमारी तलवारों 600 साल तक, हजारों साल तक हमने राज किया है, हमारी तलवारें ऐसी थी जिनसे हिंदुओं के रूह कांप जाते थे, वो कौन पढ़ा लिखा नहीं था? उसके नाम पर तो अभी भी यूनिवर्सिटी चलती है। यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है भारत के विभाजन के विचार का सबसे बड़ा केंद्र रहा। चाहे वो शेख अब्दुल्ला भी हो, वहीं से पढ़ा लिखा हो, सोहरावर्दी है, सबका आप ढूंढेंगे तो उसका लिंक आपको वहाँ मिलेगा। तो ये सब पढ़े लिखे लोगों ने ही किया था। धर्मांधता उन्होंने यूज किया, कुरान को यूज किया। और आप इस्लाम और कट्टरता दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इसलिए इस्लाम और सेकुलरिज्म दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। इस्लाम जहाँ पर है वो सेकुलरिज्म नहीं हो सकता है, जहाँ पर सेकुलरिज्म है वहाँ पर इस्लाम नहीं होना चाहिए था। और मैं तो मानता हूँ, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो ये मान करके चलता है 1947 में जब भारत विभाजन हुआ था तो सबसे बड़ी गलती उस समय के नेताओं ने की थी कि मुसलमानों को इस देश में फिर रहने दिया था। पॉपुलेशन एक्सचेंज होना ही चाहिए था, परमानेंट। और ये मैं अपना बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर ने माय थॉट्स ऑन पाकिस्तान में इसका भरपूर जिक्र किया है। पूरा का पूरा पैरा लिखा है उन्होंने कि कैसे थियोलॉजी, इस्लामिक थियोलॉजी जो है वो भारत के अंदर सह अस्तित्व को नहीं रहने
सह अस्तित्व हो ही नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर अंबेडकर कह गए हैं। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी फिर भी जिंदा तो है ना। नहीं, इसमें एक चीज, अंबेडकर जी नहीं, बाकायदा सरदार पटेल की वो स्पीच है कि जो लोग मुल्क लेकर अपना चले गए, देश लेकर चले गए, अब जो यहाँ बचे हुए वो उनको कम से कम इस बात को समझना चाहिए। मेरा ये मानना है कि पूरी तरह से मुसलमान चले जाएं ये नहीं भी हो तो ये तो होना चाहिए था ना कि भाई भारत देश है, और जिसकी हम लोग कल भी बात कर रहे थे तो विजय जी नाराज हो गए थे कि ये तो क्रिमिनल है और एंटी, यही का था, कन्वर्ट हुआ है। सर हम भारत के लोग नहीं, हम भारत के लोग नहीं, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। मैं इस डिस्कशन में इसलिए नहीं जाना चाहती कि कल हमने इस पर एक बहुत लंबी बहस की है कि किसका देश है। मैं बार बार कहती हूँ हम भारत के लोग नहीं है, ये तो है जो उस पर बात करनी पड़ेगी। ये कोई बहस, कोई हमें इसके लिए लड़ाई थोड़ी ना करनी है। लेकिन ये तो, और यही जो हम भारत के लोग जब हम नहीं समझते हैं तो राम मंदिर पर लड़ाई होती है। यही हम भारत के लोग नहीं समझते हैं तो गुयानवापी नहीं समझ में आता, मस्जिद दिखने लगती है। यही हम भारत के लोग नहीं समझते तो मथुरा के बगल में वो ईदगाह दिखने लगती है। बिल्कुल। तो यही नहीं समझते हैं तो भोज की वाकशाला में वो सरस्वती देवी का जहां मंदिर है वहां उनको पता नहीं किसकी वो मजार दिखने लगती। तो ये तो समझना पड़ेगा ना। बिल्कुल समझना भी पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा। इसलिए फिर भी मुझे ये कहना पड़ेगा हम भारत के लोग, मुझे ये कहना अच्छा लगता है। कहानी कुर्सी की में अब बात होगी राहुल गांधी की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे से जुड़े हुए मानहानि केस में जबलपुर हाईकोर्ट में लिखित में अपने बयान पर माफी मांगी है। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया। राहुल गांधी ने कहा कि उनका बयान शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय सिंह के संबंध में नहीं था। राहुल गांधी ने अदालत को बताया कि बयान का संदर्भ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके बेटे के साथ था। साथ ही ये दावा भी किया कि गलती का एहसास होने पर अगले ही दिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट भी कर दी। आपको याद दिला दे, पनामा पेपर्स मामले में राहुल गांधी ने कार्तिकेय सिंह का नाम लिया था, जिसके बाद कार्तिकेय सिंह ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। राहुल गांधी और कितनी माफी मांगेंगे विजय जी? एक मेरा मतलब विजय जी इसका जवाब दे सकते हैं। वो जो सूची है माफी मांगने वाले, इसके बाद भी वो माफी वीर कहे जाएंगे या क्या, मतलब उनके लिए क्या? क्योंकि हम तो बहुत माफियां सुन चुके हैं कि राहुल गांधी जब देखो तब माफी मांग लेते हैं। ये पहले भी बात हुई, कोई एक मामला नहीं है अकेला कार्तिकेय सिंह का राहुल जी को लेकर, बहुत सारे मामलों में उन्होंने माफ़ी मांगी है। उसको कहना चाहिए कि उनको बार बार इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि किन बातों को किस तरह से जोड़ दिया जाए और फैक्ट्स के साथ। वो बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं कि हर बात को नॉन सीरियसली तरीके से नहीं कहें। और ये बड़ी वजह, भारतीय जनता पार्टी को या किसी भी दूसरे दल को ये मौका मिलता है राहुल गांधी को इस मामले में पॉलिटिकली अटैक करने का, तो बेहतर है। और वो तब जब ऐसी जगह फंसेंगे तो माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। इसमें मुझे तो कोई कारण नहीं लगता कि नहीं माफी मांगनी चाहिए। पहले भी बात हुई थी, शायद गलती ये बार-बार कैसे दोहराते हैं या जानबूझकर? राफेल पे मांगी थी, अलग-अलग मामलों में जब झूठ बोलते हैं। तभी मैं कह रही हूँ कि बार-बार गलतियां क्यों करते हैं। समीर जी फैक्ट चेक करके भी तो बोल सकते हैं। अरे राहुल गांधी की समस्या है वो, मतलब ध्यान से किसी चीज़ को समझ कर आते हैं, क्या बोलना है, किसी का नाम भी लेकर कहीं बोलते हैं, फिर आप तमाम लोगों से माफ़ी मांगते हो। आप पार्लियामेंट में कह देते हो तो पार्लियामेंट में तो आप बच जाते हो, पब्लिक रैली में या सार्वजनिक स्थान पर आप कहते हो, फिर आप शिवराज जी के बेटे को पनामा पेपर के मामले में कहोगे। आप आरोप लगाइए, अपने डॉक्यूमेंट एविडेंस कलेक्ट कीजिए, फिर आरोप लगाइए। सीधे आप आरोप लगा देते हो, फिर कहते हो मैं माफी नहीं मांगूंगा। आरोपों में गंभीरता नहीं है, गंभीरता नहीं है, आपके पास तथ्य नहीं है, फिर आप कोर्ट के चक्कर खाते रहते हो, फिर आप संघ के लिए कहते हो, फिर आप थाने में चक्कर जाते हो, कभी भिवंडी में जाते हो, आप जबलपुर जा रहे हो, अभी अमित शाह के खिलाफ आपने बयान दिया, उससे खिलाफ आपको उत्तर प्रदेश में जाना पड़ा था। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अब थोड़ा मैच्योर हो जाना चाहिए। पहले आपने जो बयान दिया, अब कम से कम इस तरह के बयान न दें कि राहुल गांधी है देते रहेंगे। ये वाला जवाब तो शायद प्रोफेसर साहब दे पाएंगे। सर, केजरीवाल ज्यादा माफी मांग चुके हैं या राहुल गांधी? ये बात पूछिए। आपने देखा नहीं विजय जी ने कितनी चालाकी से आपके सवाल का जवाब नहीं दिया कि माफी वीर उनको कहा जाना चाहिए या नहीं, हाँ या ना में जवाब नहीं दिया उन्होंने। माफी वीर पर चर्चा करेंगे तो बड़ी चर्चा हो जाएगी। नहीं, इसलिए छोड़ दीजिए माफी वीर। हम तो उस पर चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जिस दिन आपको मौका मिले, राहुल गांधी के लिए कहा कि जिस दिन आपकी इच्छा करें उस दिन माफी वीर पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, सावरकर पर भी ये चर्चा कर लेंगे, जो राहुल गांधी की हर बने टिप्पणी होती थी। हर चीज को चालाकी की तरह से मत देखा कीजिए। नहीं, ठीक आपने बोला चालाकी, ये कमेंट जो है ना पर्सनल है। नहीं, पर्सनल नहीं है, ऑब्जेक्शनेबल मानता हूं। नहीं है, पर्सनल है, कहा कि बहुत इसको मैं ऑब्जेक्शन के तौर पर देख रहा हूं। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल आप ज्यादा पर्सनल टिप्पणी करते हैं। माफ कीजिए।
नहीं मैंने इसको आप चालाकी की कोई बात ही नहीं है। मैंने ये राहुल सवाल गांधी पर क्या आया बात था? की, राहुल गांधी का पर जवाब बात हो रही थी। नहीं, बात हुई थी कि विजय जी माफी वीर है, इसे मैंने कहेंगे या जो नहीं सवाल कहेंगे? पूछा सर, मैंने जो सवाल पूछा, राहुल गांधी एक ही आप- गलती आप अलग अलग संदर्भों में बार बार क्यों कर रहे हैं? आप इसको ज्यादा गंभीरता से चालाकी ले शब्द लिए जो है ना और बहुत- ज्यादा अपनी नाराजगी व्यक्त चालाकी कर शब्द दी। जो है ना बहुत अच्छा शब्द नहीं है। डिस्प्रपोर्शनेट नहीं चालाकी तो अरे कैसी बात है, चतुर चालाक ये तो हमारे शब्दावली में। अगली खबर बता दूं, बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बंगला खाली करने को लेकर आखिरी डेट आ गई है। बिहार सरकार की तरफ से 29 जून तक राबड़ी देवी को बंगला खाली कर देना है। 7 दिन का आखिरी अल्टीमेटम दिया गया है, नोटिस पकड़ा दिया गया है। 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली कर राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड के सरकारी आवास में शिफ्ट होना है। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए पहले भी कई बार पत्र लिखा गया, रिमाइंडर भेजा गया। अब 7 दिनों की आखिरी डेडलाइन है और समय सीमा खत्म होने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। बंगला खाली करने को लेकर बड़ी बहस हुई, बवाल हुआ। 18 जून को एक वीडियो भी सामने आया, कुछ सामान पिकअप वैन के जरिए राबड़ी देवी के आवास से ले जाया भी गया। एसी है, फर्नीचर है, पिकअप वैन से जाता हुआ, देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर भेजा गया है। अब जो तय है, जो होना ही है, उसमें देरी किस बात की, और अगर देरी हो गई तो क्या पुलिस कार्रवाई कर देगी? सवाल यहाँ है। समीर जी, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी। आपको लगातार कहा जा रहा है आपको एक बढ़िया बंगला अलॉट कर दिया गया है, और जब आपको बंगला मिल गया तो आपको वहाँ चले जाना चाहिए। सरकार आपको लगातार रिमाइंड कर रही है, समय पे समय देती जा रही है, और इतना मोह आपको उस बंगले से कि आप 20 साल रहे। भाई आपकी निजी संपत्ति नहीं है, सरकारी संपत्ति है। अब आप उसके रहने के पात्र नहीं है, सरकार ने आपको दूसरे के शिफ्ट करने को कहा है, तो आप वहाँ पर चले जाइए। मुझे लग रहा है कि अब जिस तरह से सामान शिफ्ट हो रहा है, तो वो मुझे लग रहा है कि वो खाली कर देंगे और बचेंगे कि सरकार उनके साथ सामान सड़क से बाहर निकाल दे या उनके सामान को ले जाके वहाँ रखे। इस अप्रिय घटना से बचना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से लालू यादव या राबड़ी देवी ने जिस तरीके से मोह दिखाया, ये ठीक नहीं है भारतीय लोकतंत्र के अंदर। आप लंबे समय वहाँ से रहे हो, आप गरिमापूर्ण तरीके से आप छोड़िए। और आपको ऐसा भी नहीं कि मकान नहीं दिया जा रहा, 8 बेडरूम का कमरा दिया, मकान दिया जा रहा है आपको, बहुत बड़ा बंगला है, आगे लॉन है, पीछे लॉन है, शानदार बना हुआ। उसके बाद आप कहते हो कि एक कमरा लालू जी के लिए अलग से बनवा दीजिए। अरे भैया 8 कमरे एक लालू जी को दे दीजिए ना। क्यों लालू जी को घर के बाहर आप किसी ड्राइवर के बगल में कमरा बनवा के रखना चाहते हो? घर के सदस्य घर में रखिए उनको आप। तो इस तरीके से कह के मकान को आप अलॉट मकान को ले लेना, तमाम व्यवधान उत्पन्न करना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और अब मुझे लगता है कि इनको बुद्धि आ गई होगी, वो खाली कर देंगे। अगर 30 तक खाली नहीं करेंगे तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। नहीं, प्रशासन कार्रवाई करेगा तो वो तस्वीरें कोई अच्छी तो दिखाई नहीं देगी, और फिर वो विक्टिमहुड भी फिर आ जाएगा कि भाई देखिए हमारे साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, हम पूर्व। लेकिन हम उतनी आगे तक जाए क्यों? हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि एक पिकअप वैन आई है, बिल्कुल बिल्कुल आनी नहीं चाहिए। देखिए मूल बात यही है, घर बन चुका और मुझे लगता है कि थोड़ा डिस्प्रपोर्शनेट डिबेट भी हो गई इस पर। इस पर डिबेट मतलब मुझे लगता है ना कि जो कर रहे हैं, आवश्यकता क्या थी? सर इमरजेंसी पर प्रोपोर्शनेट डिबेट करते हैं। इमरजेंसी की 51वीं बरसी पर आज बीजेपी देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ ने इमरजेंसी को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। पीएम मोदी ने लिखा, संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। सीएम योगी ने कहा कि मुलायम सिंह जी कहते थे कि सब कुछ हो जाएगा लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके उत्तराधिकारी क्या कर रहे हैं ये सबके सामने है। कांग्रेस के युवराज संविधान को लेकर देश में झूठ भ्रम फैलाकर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। उनके पूर्वजों ने भी यही काम किया था, संविधान को कुचलने की कोशिश की थी। दलित, वंचित, पिछड़ों, महिलाओं, हर मतदाता के अधिकार को छीनने का प्रयास 25 जून 1975 को किया गया था। इमरजेंसी को लेकर इधर एनसीईआरटी ने बड़ा कदम उठाया है। 9वीं क्लास के बच्चों को आपातकाल को लेकर अब बाकायदा एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। सवाल यह है कि चैप्टर पढ़ाया जाएगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने इस पे कुछ कहा है, वो एक बार आपको सुना देते हैं। श्री लालू प्रसाद यादव जी हों, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी हों, इनकी वर्तमान पीढ़ी क्या कर रही है, ये आज उसी कांग्रेस के साये में अपनी राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। याद करिए, जब भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का प्रयास करती थी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी उसका विरोध करते थे।
कहते थे कि सब कुछ हो जाएगा लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके उत्तराधिकारी क्या कर रहे हैं, उनका आचरण देखो ना, वे कुछ भी हो जाए वह कांग्रेस के डूबते हुए जहाज पर सवारी होकर के मुलायम सिंह की विरासत को भी डुबोने के लिए उतारू हैं, क्योंकि कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला था और इनका भी लोकतंत्र पे कोई निष्ठा नहीं है। कांग्रेस पार्टी पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ फायर दिखाई दे रहे हैं और इमरजेंसी का दिन जिस साल भी आएगा, ये 25 तारीख आएगी, उतनी बार कांग्रेस पार्टी को याद दिलाया जाएगा। हर्षवर्धन जी, आपातकाल एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और अब ये बच्चों को एक चैप्टर के तौर पर पढ़ाया जाएगा, जो हीरोज हैं उनके बारे में भी, जो विलेंस हैं उनके बारे में भी। नहीं, देखिए, ये तो एक तो ये होता है कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाया, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, जनता लड़ी, उखाड़ फेंका और सामान्य लोग निकले, जो नौजवान निकले, वो हम लोग उसको जेपी मूवमेंट के तौर पर देखते हैं, उसको इस तरह से देखते हैं कि सब एक साथ हो गए, ये एक विषय है। लेकिन पढ़ाया क्यों जाना चाहिए, ये जानना जरूरी है। इस देश में किसी एक सुबह उठने पर अखबार नहीं था, किसी एक सुबह उठने पर हजारों नेताओं को बंद कर दिया गया था। और हम लोग जिस चैनल पर बात कर रहे हैं, रजत शर्मा जी, ये खुद रजत जी भी इसके इमरजेंसी के शिकार हुए थे, मीसाबंदी हुए थे, और देश भर में ये किस तरह से एक शासक के मन में आ गया, इंदिरा जी के मन में आया, हम ही देश हैं, हम ही कर सकते हैं। किसी और शासक के मन में ऐसा ना आ पाए, इसके लिए आपातकाल पढ़ाया जाना चाहिए। कोई शासक हमारे यहां तानाशाह न हो सके, इसके लिए पढ़ाया जाना चाहिए। और अगर कोई होने का मन बनाए तो उसको ये ध्यान में रहे कि यूं ही नहीं कहा गया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता आती है और किसी को भी उखाड़ भी फेंकती है, इसलिए पढ़ाया जाना ही चाहिए। अभी भगवंत मान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡੀਟਡ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 2 ਇੰਚ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਕੱਦ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 2 ਇੰਚ ਕੱਦ ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਚਾਲ ਢਾਲ, ਖੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। फिर यह लैब वाले के पिछे पै गए, लैब वाले तो कहने लगे भी ये कह दो फर्जी रिपोर्ट है, फर्जी रिपोर्ट है। तिन्ने पार्टियां इकट्ठियां हो गई। कांग्रेस कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि भगवंत मान का बाईकाट करो, क्योंकि इन्हें अकाल तख्त साहब की जी सर्वोच्चता है उन्होंने ढा लाई है। जिन्होंने अकाल तख्त ढाया वो कह रहे हैं, जिन्होंने 84 वेले तोपां चलाइया ने, गोले सिट्टे जिन्होंने, वो कह रहे हैं, कहते असीं हुण अकाल तख्त साहब की मान मर्यादा रखनी है, वो रखणगे है जी। दूजी वो पार्टी है जिते बेअदबियां के दोष ने, अकाली दल। तीजी वो पार्टी है बीजेपी, जिन्हें सलाह दी सी इंदिरा गांधी नूं कि अटैक करना ही तेरा बेहतर है, कि अटैक कर दे हाँ ब्लू स्टार वास्ते। ये तिन्ने रल गए, हुण साझा मोर्चा बन गया, भगवंत मान है कल्ला बस सामने। इत्थों ये सिद्ध होंदा कि बखलाए हुए ने लोगों के इकट्ठ इन्हां तो ना करे जाण, ना मेरे वाले जरे जाण। मैं जनता दे विच जाना, मैं अज भी जाऊँगा, जलूर पिंड जाना है।